अगर आपको पता चले नेता नगरी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये लल्लन टॉप का वो कार्यक्रम है जिसमें हम दुनियादारी तो बतियाते ही हैं, लेकिन राजनीति की दुनियादारी बतियाते हैं। हम बात करते हैं सियासत के उन सवालों के बारे में, उन रहस्यों के बारे में, उन अफवाहों के बारे में जो कई बार कुछ एक हफ्तों में सही साबित होती हैं और कई बार शिगूफा साबित होती है। हम सब जानते हैं इस वक्त सियासत का सबसे बड़ा केंद्र है गुजरात, जहां पर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। इसलिए इस पहले सत्र में हम विस्तार से गुजरात की पॉलिटिक्स पर बात करेंगे, उन पत्रकारों के साथ जो दशकों से या वर्षों से लगातार जमीन को नाप रहे हैं। हमारे साथ हैं राजकोट से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार जगदीश मेहता साहब, अहमदाबाद से जुड़ रही हैं मेरी इंडिया टुडे ग्रुप की वरिष्ठ सहयोगी गोपी बनियार घांगर, और मेरे साथ जुड़ रही है नौजवान पत्रकार जमावट से जुड़ी हुई देवांशी जोशी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुद्दे पर आते हैं। जगदीश मेहता साहब, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप हम सब में सबसे ज्यादा वरिष्ठ हैं, और आप ऐसे वरिष्ठ भी नहीं हैं जो अपनी वरिष्ठता को तुरंत मना करें। नहीं नहीं, डोंट कॉल मी सीनियर। नहीं, बिल्कुल बहुत बहुत सारे आपने असेंबली इलेक्शंस देखे हैं। इस वाले असेंबली इलेक्शन में क्या अलग लग रहा है? एक चीज तो बार बार कही जा रही है कि पहली बार 3 कॉर्नर फाइट दिख रही कई सीटों पर, भाजपा और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी। उसके अलावा क्या डिफरेंट है? अगर आपको बताया जाए कि ये 3 या 5 चीजें इस बार की गुजरात इलेक्शन में नई है या अलग है, तो वो क्या होंगी? सबसे पहला जो नई बात है वो ये है कि वोटर्स जो है, मतदार, उनके एजेंडे को फॉलो करना पड़ रहा है राजकीय पार्टियों को। पहले ऐसा नहीं होता था, सेट करते थे राजकीय पार्टियां और हम लोग उनको फॉलो करते थे। अभी ऐसा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इस बार मैं सौराष्ट्र की बात कर रहा हूं, इस बार हर वोटर्स को अपने वोट की कीमत समझ में आ गई है। पहली बार मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि कोई भी प्रलोभन किसी वोटर्स को बहकाने के लिए काफी नहीं है। सब लोग ने अपना एजेंडा सेट कर लिया है, किसको वोट देना है और क्यों देना है और किसी को क्यों नहीं देना है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात जो है वो पहली बार गुजरात के राजकीय इतिहास में हुआ है कि ऐसा कोई थर्ड फोर्स पहली बार आया है मैदान में, जिसको आम आदमी पार्टी के स्वरूप में, कि लोगों को शुरू में ऐसा लगा था कि ये ऐसा ही कोई पक्ष है जो हम चाहते थे, हमारे मन की बात जो है वो ये आज पार्टी ने कही है। तो ये थर्ड चेंजिंग था। चौथा था, सबसे पहली बात की अस्तित्व का सवाल कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में अपनी इज्जत बचाने यानी साख बढ़ाने की लड़त है और कांग्रेस में अस्तित्व का जंग है। ये 5 प्रकार का एक नया आयाम इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। गोपी, आई रिपीट द सेम क्वेश्चन। आप 2002 के बाद से 2002 इंक्लूडिंग इलेक्शंस कवर कर रहे हैं गुजरात में। कौन से ऐसे 3 या 5 फैक्टर्स हैं जो इस बार आपको नए दिख रहे हैं, जो जगदीश भाई ने गिनवाए उसके अलावा, या उसमें आप कुछ कहना चाहें? बिल्कुल सौरभ, देखिए जो सबसे बड़ा फैक्टर इस वक्त मुझे दिख रहा है वो यहाँ पे ये है कि आप देखिए पिछले 1 हफ्ते में प्रधानमंत्री 5 दिनों तक यहाँ पे रैलियां की है, यानी 8 दिन में से 5 रैली की है और उसमें करीब 55 जितनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी सीट्स है उसको उन्होंने कवर किया है। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर है, ये मुझे लग रहा है कि बीजेपी की चिंता है, क्योंकि और देखिए जो लोग, जिन लोगों से हमारी बातचीत होती है वो लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने हर चीज पे बात करने की कोशिश की। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री अपने आप ही ये कह रहे थे कि मुझे औकात बताने की कोशिश की गई, मेरे लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, मेरे लिए जिस तरीके की बातचीत विपक्षीय पार्टियां कर रही है। और तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि क्या बीजेपी किसी एक चीज को मुद्दा बनाने के साथ जो पॉइंट बीजेपी लोगों के पास ले जाना चाहती है, जो इमोशनल कार्ड खेलना चाहती है बीजेपी, वो इमोशनल कार्ड इस बार नहीं खेला जा रहा है। इस बार लोग ये कहते हैं, क्योंकि हमने पिछले कई दिनों में ये देखा भी सही कि कई ऐसी जगह है जहां पे जब वहां पे बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो कैंपेनिंग के लिए जाते हैं तो लोग उनका जम के विरोध कर रहे हैं। और ऐसा सिर्फ बीजेपी के साथ नहीं हो रहा है, जो कांग्रेस के एमएलए है वो भी जा रहे हैं तो उनका भी विरोध किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एंटी इनकम्बेंसी की इफेक्ट है वो यहाँ पे दिखती है। और देखिए आम आदमी पार्टी एक बड़ा फैक्टर इसलिए भी मैं मान रही हूँ क्योंकि मैंने ईसुदान का एक स्टेटमेंट आज
पड़ा और रिसुदान ने ये कहा कि मैं चुनाव होने के बाद अगर एमएलए बनता हूं तो मैं बिकूंगा नहीं। यानी आम आदमी पार्टी जो फोकस कर रही है वो कांग्रेस के उस फैक्टर को फोकस कर रही है जिसमें कांग्रेस के जो नेता है वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के बीजेपी में शामिल हो जाता है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि लोगों के पास जब हम गए, लोगों से बातचीत की, तो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस को वोट नहीं देना है क्योंकि उसके नेता जो है ना सारे बिक जाते हैं, वो बीजेपी में बाद में जाके शामिल हो जाते हैं। तो एक इंप्रेशन जो अरविंद केजरीवाल बनाना चाहते थे वो यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लोगों में वो इंप्रेशन चला गया है कि कांग्रेस के नेता बिक जाते हैं। सवाल बीजेपी मुद्दा बनाना चाहती है, वो मुद्दा यहाँ पे बनता हुआ नहीं दिख रहा है। आम आदमी पार्टी का जो फैक्टर है उसे अगर आप देखें तो वो सूरत और सौराष्ट्र की कुछ काफी ट्राइबल की कुछ सीटों पे अच्छा खासा दिखेगा, लेकिन इसके अलावा लगातार कोशिश आम आदमी पार्टी ये कर रही है कि वो कहीं पे क्लिक हो जाए या उनका मुद्दा बन जाए जो आम लोगों को छू ले। जो मैं समझ पाया आपकी बात से, पहली बात ये कि सौराष्ट्र की कुछ सीट हैं, सूरत और ट्राइबल इलाकों की जो महिसागर अरवली से शुरू होता है तापी डांग तक आता है नीचे, वहां पर कुछ एक सीटों पे वो कंटेस्ट करते दिख रहे हैं। लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ये एक बात जोड़ दी है इस बार कि अगर आप बीजेपी के सपोर्ट में है तो ये चीज चेक करिए कि क्या आपको सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम अपील और गुजराती अस्मिता, गुजराती गौरव के नाम पर आपसे फिर से वोट मांगा जा रहा है, या जैसा जगदीश भाई ने कहा कि पहली बार जो जनता के बुनियादी मुद्दे हैं जनता नैरेटिव सेट कर रही है कि भाई हमारे हिस्से का स्कूल कहाँ है, हमारे हिस्से की सड़क कहाँ है, या हमारे हिस्से का रोजगार कहाँ है। तो भावुक मुद्दे और भौतिक जरूरतों के मुद्दे, ये एक बात। लेकिन मैं इन सब के बीच एक अरिथमेटिक समझना चाह रहा हूँ, देवांशी आपके पास आ रहा हूँ, कि लोगों ने ये कहा कि साहब बीजेपी को अपना दुर्ग बचाने के लिए 30 से 40% के बीच, और ये 10% भी एक बड़ा मार्जिन में देके चल रहा हूँ, वोट मैनेज करने हैं, क्योंकि उनका अपोजिशन इस बार डिवाइडेड है। आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया और नैरेटिव के वॉर में भले ही प्रमुखता से देख रही हो, पर कई लोगों ने ये सवाल पूछा है कि एट द एंड ऑफ द डे आपको पोलिंग बूथ तक अपने वोटर को ड्राइव करके ले जाना है। कोई इतना प्रचंड मोमेंटम तो नजर आ नहीं रहा है जैसा दिल्ली में रहा पहले के 2 चुनाव 3 चुनाव में, या पंजाब में रहा कि साहब लहर इतनी तगड़ी थी कि लोगों को कैंडिडेट ही नहीं पता था। तो वैसा तो नहीं हो पाया है। अभी भी चुनाव बहुत लोकलाइज्ड है, बड़े पैमाने। जो गोपी ने कहा कि चाहे भाजपा के विधायक हो चाहे कांग्रेस के, उन्हें लोकल इश्यूज पर जवाब देना पड़ रहा है और उस एंटी इनकम्बेंसी को फिलहाल फेस करना पड़ रहा है। पर हमने कई बार देखा कि पोलिंग डे आते आते वोटरों की एक बड़ी जमात अपना गुस्सा कैंडिडेट्स पर निकाल लेती है और उसके बाद जो भी उनकी प्रेफरेंस रहती है, चाहे वो नेशनल मुद्दा हो, चाहे स्टेट का मुद्दा हो, चाहे लहर हो, चाहे लहर खिलाफ लहर हो, उसके हिसाब से जाके बटन दबा आती है। अभ्यासवश भी कई बार दबा आती है। ये बात भी मैं गुजरात में बार बार सुन रहा हूँ कि साहब बाहर कितना भी बोल रहे, भीतर वो जो बोल रहे हैं, जिनको वो देखते आ रहे हैं, उन्हीं को जाके बटन दबाते हैं। तो उनके पास जो आम आदमी पार्टी हमारी ग्राउंड में टीमें घूम रही है, हमें 182 की 182 कॉन्स्टिट्यूंसीज में बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो, वो नजर नहीं आ रहा है। ऐसा दिख रहा है कि कुछ सीटें हैं जिन पर वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं और वहीं से वो उम्मीद भी ज्यादा कर रहे हैं। देवांशी, आप लगातार घूम रही हैं गुजरात में, आपका क्या फीडबैक है जो पॉइंट्स डिस्कस हुए, जगदीश भाई ने कहे, गोपी बहन ने कहे, उस पर, और जो आपके ऑब्जर्वेशंस रहे हैं इन सारे सवालों को लेकर? एक मुद्दा थोड़ा मिस हुआ, मुझे लगता है कि जो पहली बार दिख रहा है वो है भाजपा के नेताओं का सामने खड़े हो जाना। ये नहीं होता आमतौर पे, क्योंकि ये 2017 में हुआ था कुछ एक सीटों पे। 2022 में इतनी सारी, और पर्टिकुलरली मध्य गुजरात की बहुत सारी सीटें ऐसी हैं कि जहां कोई भाजपा से पहले विधायक रहा है, कोई जिला अध्यक्ष रहा है, अब वो निर्दलीय सामने खड़े हो गए हैं। तो ये जो माना जाता था कि आम आदमी पार्टी आएगी तो सिर्फ कांग्रेस के वोट कटेंगे, तो ऐसा नहीं हो रहा। आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस से भी लड़ना है और खुद के नेताओं से भी लड़ना है। तो भाजपा के लिए बहुत सारी सीटों पे ये जंग थोड़ी डिफिकल्ट होती जा रही है। एक कॉमन जो मुद्दा, हाँ, और एक कॉमन जो मुद्दा बनता है पूरे गुजरात में, कि पूरे गुजरात में सभी विधानसभा क्षेत्रों में जिसकी इफेक्ट देखे, ऐसा कौन सा मुद्दा, तो कोई मुद्दा नहीं है अभी तक। नैरेटिव सबने सेट करने की कोशिश की, लेकिन किसी की दाल गल नहीं रही। यहाँ पे इमोशनल मुद्दे सब खड़े करते हैं। पीएम भी आकर कहते हैं, आज अरविंद केजरीवाल की ओर से भी आया कि भाई मेरी हत्या करने की कोशिश हो रही है, पर इन सारे मुद्दों की असर नहीं हो रही। कांग्रेस भी कुछ भी कर ले, एक जो
एक मोमेंटम बनता है वो नहीं बन पाया इस बार गुजरात के चुनाव में। तो सब बताते हैं जब हम गाँव में जाते हैं तो कि हम वेट करेंगे आखिरी दिन तक, तो जो वो बीच में खड़ा हुआ वोटर है वो इस बार बहुत ज्यादा है। कमिटेड वोटर्स भाजपा के तो कम हुए, लेकिन कांग्रेस के ज्यादा कम हुए हैं। कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में। बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो गोपीबेन बता रही थी अभी कि चले गए छोड़ छोड़कर पार्टी। अब वहां की जनता ने तो वोट दिया था कांग्रेस को, तो कांग्रेस बहुत सारी सीटें ऐसी है जहां विधायकों पे डिपेंडेंट है कि अगर उनका वहां पे कंटेस्टेंट बहुत अच्छा है, उम्मीदवार अच्छा है, तो वो लोग आसानी से जीत सकते हैं। लेकिन वहां भाजपा ने कुछ एक सीटों पे पर्टिकुलरली फोकस किया है कि जो बहुत ज्यादा उठने वाली आवाज है। तो आप दक्षिण गुजरात में अनंत पटेल ले लीजिए, यहाँ पूर्वी इलाकों में दाहोद में गरबाड़ा सीट से एक चंद्रिका बेन आती है, वडगांव से जिग्नेश मेवाणी आते हैं। तो इन सारी सीटों पर फोकस है उनका कि ये लोग तो नहीं ही जीत कर जाने चाहिए, तो फोर्स भी लगा रखा है बहुत अच्छा। तो हर एक सीट पे हम जब जाते हैं, जिला बदलता है तो मुद्दे बदल जाते हैं, लोगों की बातें बदल जाती है। तो एक कॉमन समझ में नहीं आ रहा कि अब जोन के हिसाब से अलग अलग वहां पे समीकरण बनते जा रहे हैं। और भाजपा के लिए इतनी बड़ी चुनौती कभी नहीं रही कि जब उनके खुद के नेता सामने हो जाए और निर्दलीय चुनाव में खड़े हो जाए। क्या ये 2017 से भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि तब हमें एक मोमेंटम नजर आ रहा था और तब खास तौर पर मैं सौराष्ट्र के इलाकों में घूमा था। पाटीदार अनामत आंदोलन प्लस अल्पेश ठाकुर प्लस जिग्नेश मेवानी, तो एक सोशल बेस के हिसाब से भी कॉम्बिनेशन बिल्ड करने की कोशिश की गई थी। माधव सिंह सोलंकी के राज से जो परंपरागत रूप से पाटीदार वोट केशुभाई पटेल की शक्ल देख के शुरुआत में, और उसके बाद हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी के साथ अलाइन रहा, और लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर भी, क्योंकि वही पाटीदार जब अहमदाबाद और सूरत में आता है तो उसकी सबसे बड़ी चिंता जो वो बार बार हमें कही गई बातचीत में, वो लॉ एंड ऑर्डर रही कि साहब धंधा सरस चलता रहे, इसके लिए जरूरी है कि माहौल ठीक रहे। तो ये अलग अलग फैक्टर्स रहे, प्लस उसमें फिर ठाकुर वोट जोड़ा गया अल्पेश के नेतृत्व में और जिग्नेश के नेतृत्व में दलित, और एक नए सिरे से 2017 में व्याख्या देने की, फॉर्मूला देने की कोशिश की, जिसने बहुत तगड़ी चुनौती भी दी। इन माई लिमिटेड नॉलेज नरेंद्र मोदी के सामने ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल चुनौती थी, और ये इस कंटेक्स्ट में और बड़ी हो जाती थी कि 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं और उसके बाद राज्य पहली बार जनादेश दे रहा है 2017 में, और नरेंद्र मोदी 2002, 7, 12 में लड़ते हैं, तो वो 115 की टैली को, उस एक एवरेज को तो लगातार मेंटेन करते ही हैं, चाहे वो गुजरात के दंगों के ठीक बाद हुए चुनाव हो या 2007 और 12 के चुनाव, जिसमें कोई ऐसा नेशनल बहुत नया मुद्दा आके उस समय नहीं जुड़ा था। और तब भी जब 2016 में हमने 2014 में देखा कि सारी की सारी लोकसभा सीटें बीजेपी जीतती है, जब उस रिजल्ट को रखते हैं और 2017 के रिजल्ट को रखते हैं तो बहुत फर्क दिखता है। एग्जैक्टली। तो 2022 में आपको कुछ इस तरीके के स्वीपिंग इश्यूज दिख रहे हैं जो बहुत बड़े पैमाने पर अक्रॉस द कॉन्स्टिट्यूएंसी इम्पैक्ट कर रहे हैं चुनाव को? हाँ, तो एक पूरा एक जातिवादी माहौल बना हुआ था वहां पे, पाटीदार, ओबीसी, दलित सब सरकार के सामने थे। अगर इन सारे मुद्दों के बावजूद अगर आपको लड़ना है तो एक क्रांति वाला माहौल चाहिए, कि क्रांति जनता लाना चाहती है, जनता खुद चाहती है कि हम कुछ परिवर्तन कर दे। जो आम आदमी पार्टी ने कोशिश की बनाने की, वो बन नहीं पाया। इसलिए बन नहीं पाया क्योंकि गुजरात में क्रांति आसानी से नहीं होती। वहां लोग बहुत बिजी रहते हैं, उनको अपना बिजनेस भी चलाना है, उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप जो बता रहे थे कि अपने हिस्से की शिक्षा, अपने हिस्से की सड़क, तो लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। घर पे पानी नहीं आ रहा, गंदा पानी आ रहा है, ठीक है तो हम आरओ लगा देंगे। सड़क अच्छी नहीं है तो ठीक है हम कहीं और से चले जाएंगे। इसमें शिक्षा अच्छी नहीं है तो हम प्राइवेट में चले जाएंगे। तो लोग एक रास्ता ढूंढ लेते हैं, बहुत आसानी से शिफ्ट हो जाते हैं। तो उनके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य का बुनियादी मुद्दा बनाना और उस मुद्दे के आधार पर इलेक्शन लड़ना, वो गुजरात में आसान नहीं होता। तो आम आदमी पार्टी ने कोशिश बहुत की, लेकिन वो क्रांति वाली भावना नहीं जगा पाए। जगाई किन लोगों के बीच में? तो आदिवासी इलाकों में वहां दिख रहा है, क्योंकि आदिवासी के बच्चे अब बहुत समय के बाद वो शहरों में आए, तो उनको समझ में आया कि मेरे हिस्से में तो बहुत कुछ आना चाहिए था, आया नहीं अब तक, कौन देगा? तो उनको होप के तौर पे आम आदमी पार्टी दिखाई दी, पर वो बहुत सीमित है। शहरों में चुनाव होता है, हार जीत वहीं तय हो जाती है। और जितनी कॉरपोरेशन की ऑलमोस्ट 50 जितनी सीटें हैं, तो उसमें से तो ऑलमोस्ट 40 से ज्यादा भाजपा ले जाती है, तो वहां उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं पड़ती। अब जो गांव के देहाती इलाके हैं, वहां से उनको कैलकुलेशन ठीक करना है। 17 में इतना बड़ा आंदोलन था, सूरत की सारी सीटें भाजपा लेकर गई, क्योंकि सूरत शहरी इलाका है, शहरी इलाकों में आप इन मुद्दों पे नहीं लड़ सकते। इस बार चुनौती सूरत से है, सूरत से उनकी सीट कम हो सकती है,
लेकिन सौराष्ट्र में वो कवर कर लेंगे, क्योंकि सौराष्ट्र में जो कांग्रेस ने माहौल बनाया था वो इस बार उतना जम नहीं रहा। अगर हम सीट के हिसाब से देखेंगे तो समझ में आएगा कि आम आदमी पार्टी ज्यादातर सौराष्ट्र में तो कांग्रेस के वोट काट रही है। बहुत सारी सीटें ऐसी है जहां भाजपा पे असर पड़ेगा, लेकिन सौराष्ट्र के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां से वो लोग कवर कर लेंगे। जूनागढ़ में पहले उनके पूरे जिले में से सिर्फ एक ही सीट आई थी, अमरेली में 0 थी, गिर सोमनाथ जिले में 0 थी। तो जहां जहां वो उनको डक मिला था वहां से वो लोग कवर कर रहे हैं इस बार उनके जिला पंचायत वगैरह में उन्होंने वापसी की भी है बीजेपी ने सौराष्ट्र। क्योंकि हम जो 17 का मैप देखते हैं तो ये दिखता है कि एक द्वारका और पोरबंदर की सीटों को छोड़ दें और राजकोट और भावनगर ये 2 पैच हैं, बाकी सन्नाटा है, बिल्कुल पूरा सन्नाटा है। फिर कच्छ में कुछ सीटें दिखती हैं। तो जो बात बार बार दोहराई भी गई कि जो शहरी इलाके हैं भावनगर, राजकोट, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा और सूरत और जामनगर, उन्होंने बचाया। तो मैं गोपी अब आप पे शिफ्ट कर रहा हूं। मैं ये समझना चाह रहा हूं जो हमारे गुजरात से बाहर के दर्शक हैं, खासतौर पर उनके लिए, कि क्या गुजरात में 2 नैरेटिव चलाने पड़ते हैं, एक रूरल इलाकों को ध्यान में रखते हुए अलग एजेंडा और शहर में अलग एजेंडा, ऐसे 2 पैरेलल नैरेटिव, क्योंकि शहरों में कंसोलिडेशन बड़े पैमाने पर है और वो डिसाइसिव भी हो सकता है, जो हमने 17 में देखा। या आपको लगता है कि नहीं, वोटर तो वही है, वही काठियावाड़ी सौराष्ट्रीय वोटर है जो सूरत में आकर बस गया, वही महसाणा का बनासकांठा का वोटर है जो आके यहाँ बस गया, तो वैसा कोई ऐसा क्लियर डिमार्केशन नहीं है? गोपी देखिए सौरभ, इस बार का चुनाव थोड़ा सा मुझे डिफरेंट एंगल से लग रहा है, क्योंकि 2017 के चुनाव में, मतलब चुनाव के एक हफ्ते पहले हम ये कह पा रहे थे कि बीजेपी के लिए थोड़ा सा मुश्किल है इस बार का सफर। और इस बार अभी ये कयास नहीं लगाया जा सकता है कि बीजेपी को कितनी सीट्स मिलेगी या कांग्रेस को कितनी सीट्स मिलेगी और आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा डैमेज किसे करेगी। देखिए, रूरल और ट्राइबल एरिया, जो ये कहा जाता है कि कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोटर है, तो वहां पे आम आदमी पार्टी सैन लगाने में कामयाब रही है। ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमें जब वहां पे उस इलाके में जाते हैं तो दिखता है। और अगर हम अर्बन इलाके में आते हैं, अर्बन इलाके में जब आप ओल्ड सिटी अहमदाबाद चले जाते हैं तो आपको वहां पे लगता है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पे कहीं ना कहीं घुसपैठ कर पाई है। लेकिन जब आप यहाँ पे आ जाते हैं, यानी अहमदाबाद के दूसरे छोर पे आ जाते हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ सिर्फ बीजेपी है, यहाँ और कुछ भी नहीं है। तो ये जो है कि इस बार वोटर को भी ज्यादा लोग जज नहीं कर पा रहे, और उसकी एक वजह ये भी है कि कहीं ना कहीं महंगाई, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारे भी मुद्दे इस बार वोटर बात कर रहे हैं। अब तक ये था कि मेरी जाति का है, मुझे वोट देना है, और अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि शिक्षा में क्या हुआ, साथ ही महंगाई कितनी ज्यादा है। महिलाओं से जब हम बात करते हैं तो महिलाएं ये कहती है, सब्जी के दाम तो देखिए कितने ज्यादा हो गए, गैस का सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, बच्चों को खिलाएंगे कैसे, एजुकेशन कितना महंगा हो चुका है। ये मुद्दे पे लोग बात करते हैं। ये अलग बात है कि लोग, बात आती है तो वो किस सोच की तरह से देखते हैं, वो भी इस बार देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ये पहली बार गुजरात में, जगदीश भाई ने जैसे बताया कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि 3 पार्टी 182 सीट पर इलेक्शन लड़ रही है। और दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि 17 में तो देखिए 17 का माहौल हमने देखा था। 17 में एक पूरा आपको कास्ट फैक्टर दिखता था, कहीं पाटीदार अगेंस्ट में है, कहीं दलित अगेंस्ट में है, कहीं ओबीसी अगेंस्ट में है। लेकिन इस कास्ट फैक्टर नहीं है। सबसे बड़ा फैक्टर जो बीजेपी को कहीं ना कहीं टच कर रहा है, वो टच कर रहा है उनके खुद के नेता, जिनको इस बार साइडलाइन किया गया है। उनके लिए दिक्कत ये है कि पहली बार ऐसा हुआ होगा कि बीजेपी के 10 से ज्यादा नेताओं ने बतौर निर्दलीय के तौर पे पर्चा भरा है, और वो अब विड्रॉ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक जो प्रेशर बीजेपी कर सकती थी उतना प्रेशर कर लिया, बावजूद उसके विड्रॉ नहीं किया गया। वो अब निर्दलीय के तौर पे खड़े हुए हैं। और अगर आप उन इलाकों में जाएंगे, चाहे मधु श्रीवास्तव के इलाके में चले जाए, चाहे दीनू मामा के इलाके में चले जाए जो पादरा का इलाका है, चाहे आप धवल सिंह झाला के इलाके में चले जाए जो बायड़ का इलाका है, देखिए नेता अपने आप में वहां पे स्ट्रॉन्ग, अब ये स्ट्रॉन्ग जीत पाते हैं या नहीं ये सवाल है, लेकिन ये बीजेपी वोटर को डेंट करेंगे
ये कहीं ना कहीं वहां के लोग मानते हैं, क्योंकि ये अल्टीमेटली थे बीजेपी के ही नेता और सालों से बीजेपी के लिए ही काम कर रहे हैं, लेकिन डेंट होगा ये कहीं ना कहीं माना जा रहा है। अगर आप देखिए मोडासा की जो सीट है, आज ही कुछ लोगों से जब बातचीत हो रही थी मेरी, तो वहां पे मोडासा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माफ कीजिएगा, हाँ मोडासा, वहां पे प्रधानमंत्री की रैली हो रही थी और दो पाटीदार गुट जो है बीजेपी के ही दो पाटीदार गुट वहीं पे अलग अलग इस वक्त वहां पे बीजेपी के दोनों नेता अलग अलग चल रहे हैं। यानी ऐसा नहीं है कि पार्टी नहीं छोड़ी है, लेकिन एक दूसरे को हराने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये अब तक हम कांग्रेस में देखते आए थे, कांग्रेस का एक नेता को अगर टिकट नहीं मिला तो दूसरा नेता हराने के लिए ही काम करता था। इस बार वो बीजेपी में भी हमें देखने मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं लगातार देखिए, CR पाटिल हो, हर्ष संघवी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या प्रधानमंत्री हो, बातचीत हर किसी से वो कर रहे हैं। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो एंटी इनकम्बेंसी से ज्यादा जो इंटरनल नेताओं का झगड़ा है या इंटरनल नेताओं की नाराजगी है, उसको जल्द से जल्द दूर किया जा सके ताकि वो उसे वोट में नुकसान ना हो। बिल्कुल, क्योंकि वोटर फटीग के साथ साथ कार्डर फटीग भी एक पहलू है। CR पाटिल बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि साहब बड़ी अनुशासित पार्टी है, हमने पंचायत में टिकट काट दिए, इसमें काट दिए, उसमें काट दिए, और फिर अपील की कि भाई दावेदार इतने थे, सीटें इतनी थी, तो कैसे दे पाते, जुट जाते। पर आदमी एक अगले के इंतजार में रहता है। पर विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर नेताओं का सब्र का जो पैमाना है वो छलक गया। मुझे नहीं पता कि गुजरात में शराबबंदी है तो मुहावरों में भी पैमाना शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं। जगदीश भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं। कयासबाजी चल रही है कि साहब आम आदमी पार्टी आ रही है दावेदारी में, तो किसको कितना डेंट पहुंचा रही है? क्या एंटी इनकम्बेंसी वोट में स्प्लिट हो रहा है? क्योंकि दो फॉर्मूले सुझाए जा रहे हैं जब हम सांख्यिकी विदों से बात करते हैं, पीपल हु आर मास्टर इन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रेडिक्शन बाय नंबर्स, कि अगर एंटी इनकम्बेंसी वोट में हर सीट पर 5-8% से लेके 15 से 20% तक का स्प्लिट होता है, तो बीजेपी के वोट शेयर में जंप भले ही ना आए, लेकिन नेट गेन में एक बड़ा जंप आएगा। ट्राइबल बेल्ट की देवांशी और गोपी जिक्र कर रही थी, वहां पे भी ये बात कही गई कि जब 1-to-1 फाइट होती थी बीजेपी और कांग्रेस की, तब भी नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी वहां पार्टी नंबर 1 नहीं बन पाई। लेकिन अगर, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि क्या कांग्रेस का वोट या तो एन ब्लॉक मूव हो जाए, तब तो संभावना दिख रही कि वहां बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी रहे। तो इसको लेके बात हो रही कि या तो बहुत ही एक तरफा रिजल्ट आएगा या 2017 जैसा ही आएगा जिसमें बड़ी खींचतान है और लोकल फैक्टर्स बहुत प्रभावी है। क्योंकि 17 में अगर वो एक आंदोलन चल रहा था, तो 22 में बीजेपी को जो भीतरी चैलेंजेस हैं उनको देखना पड़ रहा है। और एक राज्य के स्तर पर प्रभावशाली नेतृत्व, इसको लेकर भी काडर में बहुत सवाल उठा कि साहब कब तक नरेंद्र भाई और अमित भाई का नाम और उनके काम के बारे में बता के हमको शांत कराया जाता रहेगा। एक आपके पास, जैसे हमने यूपी में देखा, यूपी में बीजेपी ने सत्ता में वापसी की, तो उसमें बीजेपी का सांगठनिक कौशल, नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय नेतृत्व, योगी आदित्यनाथ का अपना करिश्मा, अपनी अपील, प्लस उनकी जो सोशल इंजीनियरिंग रहती है कास्ट की, इन सब का कॉम्बिनेशन दिखा। पर हमें गुजरात में लोकल लीडरशिप का करिश्मा नहीं दिख रहा है। बात जाके हर बार नरेंद्र मोदी पर टिक जाती है। इस बार का हमारा जो इंडिया टुडे मैगजीन का कवर इशू है वो भी इसी के ऊपर है कि हाउ बीजेपी इज सोलली बैंकिंग ऑन द अपील ऑफ नरेंद्र। और जो वो हर बार करते हैं 17 में, मतलब देखा कि वो इसको अपने ऊपर एक जनमत संग्रह में आखिरी में तब्दील कर देते हैं इस चुनाव की। गुजरात की अस्मिता, हमने ये गुजरात बनाया, मैं नरेंद्र मोदी आपके बीच का एक गुजराती हूं और आपका जनादेश मेरा इकबाल तय करेगा, इस पे आके टिक जाता है मामला। और ऐसे में वो फ्लोटिंग वोट जो है, जो डिसाइसिव होता है, वो एक तरफ स्विंग करता है। पर क्या 2022 में ऐसी कोई संभावना दिख रही है? आम आदमी पार्टी कैसे डेंट पहुंचाती दिख रही है? उनका खुद का अपना क्या है? क्या वो एक राष्ट्रीय पार्टी बनने भर जितना आंकड़ा जुटा पाएंगी? और दे विल बी अ सीरियस अपोजिशन, क्योंकि उनके नेता भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में घिरे नजर आ रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ कहना चाहता हूँ, जो रिपोर्टर्स से फीडबैक मिला, ईसुदान गढ़वी एक मुश्किल लड़ाई में फंसे हुए हैं अपनी कमाती वाली सीट पर। गोपाल इटालिया पूरा फोकस कर रहे हैं कतारगाम में।
अल्पेश कथेरिया पूरा फोकस कर रहे हैं वराछा की सीट में, वैसे ही करंज की सीट है, तो सब अपनी अपनी सीट पर है। ऐसा नहीं है कि वो पूरा एक मास मोबिलाइजेशन या पूरी मशीनरी लग रही है सब जगह। जगदीश भाई, आपने सही कहा है, मैं भी वही कहने जा रहा था कि एक बहुत बड़ा सेटबैक आया है आम आदमी पार्टी में। और वो सेटबैक क्या है, जब इलेक्शन का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था और अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम गुजरात की सभी बैठक में हमारे उम्मीदवार खड़े रखेंगे और चुनाव लड़ेंगे, और ईशदान को जब उन्होंने सीएम का चेहरा घोषित किया, तब अपने आप ये जैसे अभी कारपेट बॉम्बार्डिंग करते हैं भारतीय जनता पार्टी, ऐसा कोई आम आदमी ने नहीं किया था, लेकिन पब्लिक में यानी वोटर्स में अपने आप एक इतना बड़ा ओरा हुआ था कि भाई आम आदमी पार्टी कुछ ना कुछ तो करिश्मा करने जा रही है। अभी इसमें बहुत बड़ा सेटबैक आया है। तो सेटबैक वो आया है कि पूरा का पूरा जो सौराष्ट्र का इलाका है, जिसमें 48 बैठक से सीट से और कच्छ की 6 मिलाकर के सौराष्ट्र कच्छ में 54 बैठक है, ये पूरा का पूरा इलाका जो है अभी आम आदमी पार्टी के हिसाब से अगर माना जाए तो पूरा का पूरा सन्नाटा, जैसे आपने शब्द यूज किया था, तो सन्नाटा सा हो गया। वो इसीलिए हो गया क्योंकि राजकोट और सौराष्ट्र में सबसे बड़ा चेहरा उनका जो होने वाले, मतलब थे तो सही, वो राजकोट के एक्स एमएलए कांग्रेस के इंद्रनील राजगुरु, तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी, आम आदमी पार्टी छोड़ दी और वो वापस कांग्रेस में आ गए और अभी कांग्रेस के टिकट के ऊपर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो सौराष्ट्र में पूरा का पूरा, क्योंकि इंद्रनील राजगुरु ने ही कुछ और लोगों को भी टिकट दिलवाई थी, आज वो लोग आम आदमी पार्टी के तरफ से लड़ रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही असमंजस के हिसाब से लड़ रहे हैं। यानी उसको ऐसा लगता है कि अगर हम जीतो तो भी हम कांग्रेस में आ जाएंगे फिर से, और अगर हारे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें वैसे भी आम आदमी में रहना नहीं है। आपने सही आंकलन किया है कि खंभालिया में जो ईशुदान गढ़वी है काफी मुसीबत में है, क्योंकि उनको भी सामना कर रहा है एक्स एमएलए जो है मुलू भाई बेरा भारतीय जनता पार्टी के, और विक्रम माडम जाना माना नाम है, बहुत ही बढ़िया उनका वहां के पेट है। तो दोनों के बीच में ईशुदान गढ़वी आ गए हैं और पूरा सौराष्ट्र का इलाका अभी ईशुदान के ऊपर ही है। जो आम आदमी पार्टी के झुंझारू नेता हुआ है गोपाल इटालिया से लेकर के जो आम आदमी पार्टी में अभी आए हैं, वो सभी सूरत में हैं। जैसे कि आपने बताया, वो सूरत में अपने इलाके में व्यस्त हैं, और इसीलिए वो सौराष्ट्र में न तो बहुत बड़ी रैलियां हो रही है, न बहुत बड़ा कोई रोड शो हो रहा है, ना तो उनके पास अभी कोई चुनावी मतलब संकल्प पत्र जिसको कहते हैं, तो वो अनाउंसमेंट ज्यादा करके हुआ भी नहीं है, और ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आपको एक ताज्जुब सी और बात बता दूं कि खैर मेन स्ट्रीम मीडिया तो अलग, कि अखबार हो या टीवी चैनल्स हो वो तो अलग, उसमें तो अभी आम आदमी दिख ही नहीं रही है, लेकिन सोशल मीडिया, क्योंकि उन्हीं की तो प्रोडक्ट आम आदमी पार्टी को मानी जाती है, सोशल मीडिया में काफी माहिर है, और यही पार्टी है जिस पार्टी ने और सभी पार्टियों को सोशल मीडिया का किस प्रकार से भरपूर उपयोग किया जाए उसका सभी को सबक सिखाया। तो सोशल मीडिया में भी, सौराष्ट्र में बात कर रहा हूं, सोशल मीडिया में भी आम आदमी पार्टी का इतना प्रचार नहीं हो रहा है। हमें तो यहाँ तक बात मिली है कि जैसे कि आपने कहा कि वो राष्ट्रीय पार्टी बनने की इच्छा से आई थी, लेकिन सौराष्ट्र की और कच्छ की जो 54 बैठक है 54, उसमें से मुसीबत से 1 या 2 बैठक पे उनका कुछ वर्चस्व अभी दिख रहा है। जैसे कि मैं कहूँ राजकोट ग्राम्य, राजकोट शहर की 4 बैठक है, 1 2 3 4, और 4 है वो ग्राम्य यानी विलेजेस के आधार से होती है। वहां उनके राजकोट 4 में है वसराम भाई सागठिया करके, तो वसराम भाई सागठिया एकमात्र है जो भारतीय जनता पार्टी की हाल की जो वहां की कैंडिडेट है भावनाबेन बाबरिया, उनको शिकस्त दे सकते हैं ऐसा लग रहा है। तो इन टोटलिटी जो आपका ये शो देख रहा है, जिनको इंडिविजुअली पता नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि सौराष्ट्र कच्छ में जो पहले हुआ था, यानी इलेक्शन का अनाउंसमेंट होने से पहले जो भारतीय आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा वजन अपने आप हुआ था, वो अपने आप लुप्त हो गया है।
अभी यहाँ कुछ नहीं है, न रैली है, न उसके कोई संगठन के लोग दिख रहे हैं, न पर्चा बांटा जा रहा है, न अखबारों में उसकी कोई मैटर आ रही है। ये तो छोड़िए, राजकोट है वो मीडिया का हब है पूरे सौराष्ट्र का। ईशुदान गढ़वी भी हर दिन अपने आप स्वाभाविक ही प्रचार करते ही होंगे, लेकिन एक भी मैटर यहाँ तक अभी पहुंचती नहीं है कि उन्होंने क्या किया और उसका क्या रिस्पॉन्स आया। तो मैं आपको एक बहुत बड़ा सेटबैक बता देता हूं कि जैसे कि पहले बताया गया था कि ये मतलब ट्रायंगल है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। अब ये ट्रायंगल में से वापस ये 1-to-1 जैसा हो गया, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। आम आदमी है लेकिन थर्ड फ्रंट पे फिर से भी आ गई, जो पहले सेकंड क्रम पे थी अभी वो थर्ड फ्रंट पे आएगी। और कांग्रेस में क्या है कि जो विनिंग कैंडिडेट उनके वैसे भी थे, जैसे कि मैं आपको कहता हूं कि अमरीश भाई डेर महुआ के, तो वो जितने ही राजूला के वो जितने ही वाले हैं, क्योंकि उसका अपना एक दारोमदार है। ललित भाई कगथरा राजकोट में यानी धोराजी से वो लड़ रहे हैं, तो लग ही रहा है कि वो जीतेंगे, क्योंकि उनका अपना एक ओरा है, अपनी एक औकात है, अपनी एक हैसियत है, अपनी एक पेट है। तो वैसे लोग जो हैं कांग्रेस के, वैसे लोग हैं 30 के आसपास। तो वो 30 एमएलए जो हैं वो तो शायद जीतने वाले होंगे, यानी उसका अच्छा पेट है। लेकिन बाकी कांग्रेस ने भी अपने हथियार डाल दिए हैं, ऐसा कहने में कोई संकोच नहीं है। आज कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा आए थे, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, और उनको अनुमोदन भी दिया जिग्नेश मेवानी ने। ये दोनों ने कहा है कि आम आदमी पार्टी को 1 या 2 मुसीबत से बैठक मिले तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप लिख लीजिए। और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप ही लिख लीजिए, कांग्रेस को 5 से अधिक बैठक नहीं मिलने वाली है। यानी जो राइवल है भारतीय जनता पार्टी के, वो दोनों ये तो स्वीकार रहे हैं कि हमें। जगदीश भाई, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि केजरीवाल कांग्रेस की सीटें बता रहे हैं, कांग्रेस केजरीवाल की सीटें बता रही है, बिल्कुल सर, बीजेपी की सीटों पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। बिल्कुल सर, मैं वही कह रहा हूं कि जो हालात है यहाँ के वो ऐसा है कि दोनों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गारंटी से बोल रहे हैं। वो बोलते हैं अखबार पत्रकारों को कि आप लिख लीजिए, आम आदमी पार्टी का खाता तक नहीं खुलेगा, वो रघु शर्मा ने कहा। खैर वो प्रचार के माध्यम से नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, और उसको अनुमोदन भी दिया किसने? जिग्नेश मेवानी ने। वो उसकी काफी अच्छी पेट है। तो उन्होंने भी कहा कि एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। तो आप उसके जवाब में इन्होंने कहा केजरीवाल ने कि 5 से अधिक बैठक कांग्रेस को नहीं मिली। तो मैं आपको ये कहने पाऊं, ये नया जो डेवलपमेंट आया है कि फिर से लड़ाई 1-to-1 हो गई है, आम आदमी पार्टी तीसरे क्रम पर चली गई है, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस पहले 2017 में जो सौराष्ट्र कच्छ की 54 में से 23rd ही मिली थी, बहुत 12-15 बैठक गंवाई थी, तो अभी उन्होंने ये सोशल इंजीनियरिंग करके ये एक तो प्लस कर दिया, और दूसरा सामने जो हरीफ थे दोनों बहुत तगड़ा लग रहे थे, वो तगड़ा अपने आप में फाइटिंग में ही व्यस्त हो गए। उनका वोट वाकई वो डिवाइड हो जाएगा, और उनका टोटली बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को लगता है। थैंक यू जगदीश भाई। आई विल क्विकली सम इट अप। जो कहा गया कि सौराष्ट्र में मीडिया में और अखबारों में आम आदमी पार्टी की एक्टिविटी नहीं दिख रही है, इस नहीं दिखने की भी 2 व्याख्याएं होती हैं। बिल्कुल है, मैं मानता हूं, मालूम है जी, नहीं दिख रही हैं क्योंकि बीजेपी ने अपने इश्तिहारों की कारपेट बॉम्बिंग कर दी है कि सब जगह वही नजर आए फ्रंट पेज पर, जो कि बीजेपी की रणनीति रहती है। हमने दूसरे राज्यों में भी देखा है। या आम आदमी पार्टी अपनी पैठ नहीं पहुंचा पा रही है, या जो वहां का प्रचार तंत्र है उसको वैसे मैनेज नहीं कर पा रही है। मैं ये गुजरात की सुधी जनता पर अपने निष्कर्ष के लिए इतने संकेत के साथ छोड़ दूंगा। देवांशी, कांग्रेस कैसी नजर आ रही है ग्राउंड पर? आप तो उनके प्रभाव वाले इलाकों में घूमी हैं, जिसको गुजरात की ट्राइबल बेल्ट कहा जाता है, और पिछली दफा हालांकि वो अपनी उम्मीद जितना प्रदर्शन तो नहीं कर पाए, लेकिन नॉर्थ गुजरात में कई हैवीवेट बीजेपी नेता खेत रहे थे। सबसे बड़ा नाम उसमें बनास डेयरी वाले शंकर चौधरी का है। तो इस बार क्या जमीन दिख रही है कांग्रेस की? क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना है कि साहब इस बार हमने बहुत लोकल रखा है, बहुत लोकल रखा है। ग्राउंड पे आपको हल्ले में नहीं दिखेगा, ग्राउंड पे दिखेगा, ग्राउंड पे दिखेगा। क्या दिखा ग्राउंड पर देवांशी? ग्राउंड पे भी बहुत लोकल रखा है। मतलब आप ग्राउंड पे जाएंगे तो भी समझ में नहीं आएगा कि कांग्रेस एग्जैक्टली कहां पर खड़ी है। ट्राइबल इलाकों में तो कांग्रेस पिछड़ रही है और गेन हो रहा है आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों को। भाजपा वहां पे इस बार बहुत अच्छा कर रही है।
उस बेस पे कि उन्होंने अपने ट्राइबल लीडर्स, जो कांग्रेस में ट्राइबल इलाकों में लीडर बेस्ड वोटिंग होती है, कि कोई है कि जो सालों से मोहन राठवा को ही देता आया है, कोई है सालों से कि जो अश्विन कोटवाल को पसंद करता है, तो ऐसे जो उनके लीडर्स थे तो उनको खींच लिया भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ओर। तो इसीलिए वहां पे एक अलग समीकरण खड़ा हुआ है कि ट्राइबल में, और दूसरा कि आम आदमी पार्टी जहां पे स्ट्रांग है, मैं थोड़ा इसमें ऐड करूंगी कि इवन जैसे जगदीश भाई ने राजकोट ग्राम्य का भी जिक्र किया, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सीट है जहां अभी आम आदमी पार्टी मजबूत है। 2017 में वो भाजपा के पास थी। वैसे यहाँ ट्राइबल इलाकों में देवगढ़ बारिया में स्ट्रांग दिख रही है आम आदमी पार्टी की। सब वैसे अमूमन मानते हैं कि वो जीत ही जाएगी आम आदमी पार्टी, तो वो जीत ही जाएगी ऐसी सीट, वो तो भाजपा की सीट है, वहां पूर्व मंत्री लड़ रहे हैं। तो गेन हो रहा है आम आदमी पार्टी को भी, और कंपेरिजन में भारतीय जनता पार्टी भी अच्छा करेगी ट्राइबल इलाकों में। और नुकसान तो कांग्रेस को हो रहा है। वहां पे कांग्रेस कवर करना चाहती है सेमी अर्बन इलाकों में, जो आसानी से होता नहीं दिख रहा, लेकिन जहां भाजपा के लोग सामने खड़े हैं, जहां कंपटीशन भाजपा वाले, आम आदमी पार्टी वाले और बाकी सब निर्दलियों के बीच में होती है, वहां कांग्रेस को गेन हो रहा है। तो वहां कांग्रेस अच्छा कर रही है। तो इन शॉर्ट अगर हम अभी से बताएं कि कौन कितना अच्छा कर रहा है, तो वो बहुत जल्दी है। 2 दिन पहले समझ में आएगा कि कौन है कि जिसकी टैक्टिक्स चल गई, किसने अपना पूरा माहौल बना दिया। अभी किसी का माहौल नहीं बना, इंडिविजुअल सब जा रहे हैं, और बीच में खड़े मतदाता बहुत ज्यादा है कि जो वेट कर रहे हैं कि कौन हमारी बात कर रहे हैं, हम इसकी ओर चले जाएंगे। एक चीज जिस पर देवांशी और गोपी आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं, हम बार बार इंडिविजुअल सेंट्रिक चीजों की बात कर रहे हैं। क्या गुजरात के बारे में ये कहा जा सकता है कि जैसे हमने देखा है कि दूसरे राज्यों में कुछ नेता होते हैं जो एक जाति समूह के लगभग पूरे प्रतिनिधित्व का दावा कर सकते हैं, है ना। बिहार में रामविलास पासवान जी हुआ करते थे और बड़े पैमाने पर पासवान समूह का वोट उनके कहने पर पड़ता था, वहीं से उनको एक इलेक्टोरल स्ट्रेंथ भी मिलती थी। यही बात लालू यादव के बारे में कही जा सकती है, यही बात उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के बारे में और दूसरों के बारे में, कि वो एक सामाजिक समूह को तो अपने साथ खींच के पूरी तरह से ले ही आते थे। जब है ना इंक्वायर्ड इन गुजरात, मैंने कहा अच्छा तो ठाकुर समाज की बहुत बात होती है, तो कौन है नेता? तो मुझे बार बार जवाब मिला कि कोई ऐसा नेता नहीं है जो ये कह सके कि पोरबंदर से लेके और नीचे तापी और वलसाड़ तक उसका बराबर असर है, और साबरकांठा से लेके और भावनगर तक उसका असर है। बोले सब एक एक दो दो तीन तीन जिले के नेता हैं। ऐसे में बीजेपी के सूत्रों से बात हुई, उनको पूछा गया कि साहब राधनपुर से अल्पेश को क्यों हटाया गया, तो उनका जवाब था कि हम एक रिलेटिवली सेफ सीट देना चाह रहे थे गांधीनगर की, ताकि हम अल्पेश को बाकी जगहों पर इस्तेमाल कर सके। हार्दिक पटेल के बारे में पूछा गया कि कितना असर है। नितिन पटेल की नाराजगी की बहुत बात हो रही है, महसाणा एक बड़ा केंद्र रहा है बीजेपी की राजनीति का, आनंदीबेन पटेल, और प्रधानमंत्री के और सबके इलाके भी उसी इलाके से और उसके आसपास आते हैं। तो वो आपको कुछ वैसा इम्पैक्ट दिख रहा है क्या कि किसी एक के कहने पर एक बड़ा बदलाव दिख रहा हो कि साहब हमारे नेता ने ऐसा कहा? छोटू भाई वसावा को भी ये लगता था कि वो ट्राइबल समाज के नेता है, लेकिन अब उनका एक छत्र राज नजर नहीं आ रहा है, उनके अपने वोटर पर भी उनके कई सिपा सालार दाएं बाएं खिसक गए हैं। तो थोड़ा उस एंगल से मैं समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि नेता नगरी के शूट होने से पहले मैं एक प्रबुद्ध व्यक्ति से मिला, उन्होंने कहा आपको क्या सिमिलैरिटी दिखती है यूपी और गुजरात में? और हो सकता है ये बहुत अलग ओपिनियन हो, पर हमने अलम उठाया है सत्य बोलने का, इसलिए बोल रहा हूं। कल सूरत में भी ये बात हुई थी। गुजरात का जो समाज है उसमें मुझे 2 बड़े विपरीत सत्य एक साथ एग्जिस्ट करते नजर आते हैं। एक तरफ गुजरात का समाज बहुत उदारवादी है, आप व्यापार की बात करिए, वो कोई भेद नहीं करते हैं, धंधे का टाइम है। कल मुझे 2 लोग मिले सूरत में, वो भाई जो ऑमलेट वाला है उसके बाहर, एक भाजपा एक कांग्रेसी, दोनों पक्के दोस्त। तो मैंने कहा यार तुम लोग जड़ा रहे? बोले काहे का, सुबह से शाम तक धंधा है, बीच में चुनाव आता है, टाइम पास हो जाता है, मैं अपने कैंडिडेट की हाँकते रहता हूँ, ये अपने कैंडिडेट की हाँकता रहता है, शाम को फिर चाय पीते हैं और सब करते हैं और अपना काम पे लग जाते हैं। कारोबार नहीं रुकना चाहिए। तो वहां पर हम देखते हैं कि जो ये कारोबार वाला माइंडसेट है कि काम चलते रहना चाहिए, वहां पे ना रिलीजन का फर्क आता है ना कास्ट का आता है, सब लगे हुए हैं जहां जिसको जैसी जरूरत हो। लेकिन जैसे ही सोशल पोलराइजेशन की बात आती है, एक अलग किस्म की रिजिडिटी नजर आती है। मकान मिलने में
मुझे कई दर्शकों ने बताया कि साहब अगर आप इस समूह के हैं या इस समूह के हैं तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं। मकान बेचने में आप प्रॉपर्टी बिल्डर्स से बात करिए, डेवलपर्स से बात करिए, तो उन्होंने कहा साहब खास तरह की स्कीम लॉन्च करनी पड़ती है कि ये इनके लिए है, ये इनके लिए है, तभी है। और अगर उसमें आप सोचो कि आप बहुत कॉस्मोपॉलिटन हो जाओ तो आप अपने बिजनेस में कॉस्मोपॉलिटन हो सकते हो, अप्रोच में हो सकते हो, पर कई सोशल चीजें जो है उसमें बहुत कंजर्वेटिव भी नजर आता है। तो एक तरफ बहुत लिबरल है और एक तरफ बहुत कंजर्वेटिव, और ये दोनों पैरेलल चलती हैं चीजें। तो उस पूरी बातचीत के आलोक में मैं समझना चाहता हूं गोपी आपसे भी और देवांशी कि किस तरीके का इम्पैक्ट दिखता है एक लीडर का उसके सोशल ग्रुप पर। क्या सोशल ग्रुप रिलेटेड पॉलिटिक्स अभी भी रेलेवेंट है? पाटीदारों के लिए वो एक मांग चली, पर कल गोपाल इटालिया से मैंने बात की, वो बोले नहीं, जो मोटा मोटी मांग थी कि 10% ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन आ गया, कमीशन बन गया, ये हो गया, तो वो लगभग फुलफिल हो गई है। तो अभी वैसा कुछ दिखता है कि ये एक स्पेसिफिक मांग है, इस मांग के हक में ये सामाजिक समूह उतरा हुआ है, या जेनरिक मांग ही है? आप किसी भी समूह से हैं लेकिन पेपर लीक हो रहा है या भर्ती नियम से नहीं हो रही तो वो आपका एक मुद्दा है, या प्राइवेट स्कूलों की भरमार है, गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षा का स्तर जितना अच्छा होना चाहिए नहीं है, इस तरह की मांग है। गोपी। देखिए सौरभ, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो पाटीदार 2017 में जो पाटीदार आंदोलन हुआ था बहुत एग्रेसिव थे। 22 में वो पाटीदार कहीं खुल के सामने आके अपना व्यू नहीं दे रहे हैं। अगर नरेश पटेल को भी आप देखेंगे तो नरेश पटेल भी साइलेंट है। नरेश पटेल प्रधानमंत्री से मिलने गए लेकिन प्रधानमंत्री को ये कहा कि आप खोडलधाम आए लेकिन चुनाव के बाद आइए। तो कहीं ना कहीं एक जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश इस बार ये कही की जा रही है कि हमारे लिए स्थानीय मुद्दा जो है वही मुद्दा है, चुनावी मुद्दा, जहां पे समाज सिस्टम जो है वो आती नहीं है। अगर पाटीदार साइलेंट है इसका मतलब ये नहीं आप कह सकते कि वो बीजेपी के साथ है या कांग्रेस के साथ है, वो कहीं पे भी जा सकता है। और जहां पे सामाजिक सिस्टम से अलग एक बात करते हैं तो गुजरात में पिछले एक साल में गांधीनगर अकेले, एक ही जो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और विधानसभा के आसपास के जो 3 किलोमीटर की पेरीफेरी है वहां पे हमने 18 आंदोलन एक साथ देखे। गांधीनगर की सड़कों पे इतने लोग पहली बार शायद दिखे थे। वो वन कर्मी हो, बिन सचिवालय के जो छात्र है वो हो, या नर्सिंग स्टाफ हो, या कोई भी हो, हर कोई अपनी मांग को लेकर वहां पे खड़ा हुआ था। और वहां पे समाज सिस्टम नहीं था, वहां पे कास्ट बेस नहीं था। हर किसी की डिमांड थी कि हम नौकरी कर रहे हैं, हमारा जो पे ग्रेड का मुद्दा है वो हमारा मुद्दा है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है, जब पे ग्रेड आपका मुद्दा है, प्रमुख मुद्दा है, तो कास्ट सिस्टम वहां से निकल जाती है। और आप देखेंगे पिछले चुनाव में जहां जातिवाद पे बातचीत होती थी या चर्चाएं होती थी, वहां इस चुनाव में उन मुद्दों का जिक्र कम हो रहा है। और मुद्दे हो कि बेरोजगारी का क्या है, एग्जाम का क्या है, जो पेपर लीक हुए हैं उसका क्या है, सरकार क्या कर रही है। 27 लाख जो पंचायती, जिसे हम क्लार्क कहते हैं, उसके लिए छात्रों ने फॉर्म भरे। 27 लाख लोग यानी 1 करोड़ वोटर्स पे उसका इम्पैक्ट होगा, जिसकी डेट तब अनाउंस की गई जब इलेक्शन कमीशन ने 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा की थी और 11 बजे उसकी डेट अनाउंस की गई। ये मुद्दे हैं। ये आज का जो युवा है वो समाज से कहीं मुझे ऊपर उठता हुआ गुजरात के अंदर दिखा है। आज भी अगर आप गांधीनगर जाएंगे या किसी लाइब्रेरी में जाएंगे वहां पे आसपास, तो युवा ये कह रहा है कि बेरोजगारी हमारे लिए मुद्दा है। वो चाहे वो आम आदमी पार्टी हमें हमारा सॉल्यूशन दे, कांग्रेस हमारा सॉल्यूशन दे, या बीजेपी हमें हमारा सॉल्यूशन दे, लेकिन ये मुद्दे हमारे हैं। हमें रोजगार चाहिए, हमें चीजें चाहिए ताकि हम हमारा फ्यूचर अच्छा कर पाए। आप देखिए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो है गुजरात के सरकारी कर्मचारियों की, ये जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है कई सालों से चली आ रही है। नए रिक्रूटमेंट को अगर आप देखते हैं सौरभ, तो यहाँ पे नए रिक्रूटमेंट पिछले 5 साल में कितने हुए? 1200 रिक्रूटमेंट, 27 लाख लोगों ने फॉर्म भरे। और 27 लाख में तो पंचायती क्लार्क के लिए पीएचडी वाले छात्रों ने फॉर्म भरे। सरकार क्या कर रही है? सवाल यहाँ पे ये भी खड़ा होता है कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम आप कहाँ लेके वाले?
क्योंकि आज अगर गुजरात की बात देखें, देखिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का चुनाव लड़ रहे थे, यानी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तब हम कहते थे कि यहाँ पे जो लीडरशिप उन्होंने जनरेट की है, जो लीडरशिप पे लोगों को उन्होंने लेके गए, वो वैक्यूम एक क्रिएट होगा, वो लीडरशिप का वैक्यूम हमें देखने मिलेगा। आनंदीबेन आई, विजय भाई आए और भूपेंद्र भाई आए, लीडरशिप आपको डाउन होती हुई दिख रही है। आज भूपेंद्र भाई के लिए लोग ये नहीं कहते कि मुख्यमंत्री आज भी यहाँ पे लोगों के जहन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही बात होती है। कहीं भी आप देखिए कि प्रधानमंत्री खुद भले ही ये जिक्र कर दे कि नरेंद्र से ज्यादा भूपेंद्र को सीट देनी है और उनको वोट देने, लेकिन लोग क्या कहते हैं, लोगों के लिए यही चीजें मायने रखती है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो रोजगार का है। आज युवा इतने साल से, क्योंकि देखिए लगातार कई स्टूडेंट्स को हम मिले हैं गांधीनगर के अंदर सौरभ, और वो लोग करीब 6 साल 7 साल 8 साल से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन हालात क्या है, पेपर लीक हो जाता है, एग्जाम देके निकले, पता चला एक दिन बाद कि पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल हो गया, अब नई तारीख आएगी। ऐसे तो हजारों स्टूडेंट है, उनका क्या? सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि सरकारी सिस्टम है, सिस्टम को किस तरीके से सरकार चला रही है। और अगर हमने देखिए, मैंने वो वक्त देखा है जब 2012 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अगर कहीं पे एक सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट होता था तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाता था, और ऐसे सॉल्व कर दिया जाता था कि लोगों को कानों कान मीडिया को पता ना चले। आज ये सारी चीजें सड़क पर है, लोग सड़क पर है, युवा सड़क पर है, नर्सिंग स्टाफ सड़क पर है। आप देखिए नर्सिंग स्टाफ का जो आंदोलन हुआ तो सबसे बड़ी बात जो हमारे सामने आई, कोरोना का वक्त गुजरा और कोरोना के बाद भी नर्सिंग स्टाफ को जो अलाउंसेस देने थे, जब कोरोना में वो 24 घंटे के लिए काम कर रहे थे, वो अलाउंसेस तक नहीं दिए गए। तो ये सब उन लोगों के लिए था कि कोरोना में जब जरूरत पड़ी तब हमें बुला लिया, अब हमारी कोई वैल्यू नहीं है। जो उनको इंश्योरेंस देना चाहिए था, जिन लोगों की मौत हुई थे उन लोगों को नहीं दिया गया क्योंकि वो पैरामेडिकल स्टाफ था। अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि जब वैक्सीनेशन और ये सारी चीजें हुई, और आज तो वैक्सीनेशन एक मुद्दा भी बन गया है क्योंकि शक्ति सिंह गोहिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, उस पर अमित शाह ने अपना एक बयान दे दिया। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि ये सारी चीजें, ये लोगों को सड़क पे उतरने की जरूरत क्यों पड़ी, इतने लोग सड़क पे क्यों उतरे, और क्यों सरकार इनकी चीजों का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाई, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस बार। जगदीश भाई, आपका क्लोजिंग रिमार्क। जो गोपी जी ने कहा और जो देवांशी ने भी कहा, ये दोनों बात सही तो है, लेकिन आखिरी कमेंट में मैं कहता हूं कि यहाँ के जो वोटर्स है उनको तो यही लगता है कि न हम सफर न हम ही से निकलेगा, हमारे पैर का काटा है हम ही से निकलेगा। यानी जो कुछ भी अगर हमारा अच्छा बुरा होगा वो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से ही होगा, क्योंकि न तो कांग्रेस इतनी स्ट्रांग है, न आम आदमी स्ट्रांग अभी होने को जा रही है। तो आफ्टर ऑल यही है सब लोगों को कि जैसा भी देखिए, एक अनजान मित्र से अच्छा है हम जिनको पहचानते वो शत्रु भी हो तो भी पहचान तो है कि वो शत्रु है। तो उसी प्रकार से गुजराती लोग अपना हिसाब लगा रहे हैं कि ठीक है ये सब जो मुद्दे हैं वो तो है, लेकिन जो मुद्दे हैं उनको अगर सॉल्व भी करने की क्षमता अगर कहीं भी है, या तो किसी को हम कह भी तो सकते हैं कि आप ये सॉल्व कीजिए, तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है, क्योंकि हमें जैसा चाहिए ऐसा विकल्प तो मिला नहीं है। कांग्रेस मैंने कहा 50% है और आम आदमी पार्टी शुरू में आई बाद में चली गई, ऐसा ही अभी माहौल है। तो आखिरी कमेंट में तो यही वोटर्स को यही लगता है, जैसे मैंने आपको कहा है कि ये बुजुर्ग कहते थे कि एक वक्त आएगा जिस दिन जहां पे डूबेगा सूरज वहीं से निकलेगा। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे तो हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकता है, क्योंकि हमें विपक्ष की जो अपेक्षाएं रखी थी वो इतने हिसाब से ताकतवर नहीं निकले हैं। देवांशी। हाँ, आपकी बात में मैं थोड़ा इसीलिए थोड़ा सा ऐड करूंगी। आपने जो बताया अलग अलग समाज वाली बातें, तो ये ट्रेडिशनली गुजरात में ऐसा होता आया है कि एक ठक्कर समाज का, लोहाणा समाज का लड़का मोहम्मद अली जिन्ना भी गुजरात से ही था, वो भी ऐसे ही पैदा हुआ था और यहाँ पे गांधी भी हुए थे।
तो दोनों चीजें एक साथ चलती है, पैरेलल चलती है। लेकिन उसके हिसाब से लोग जब वोट तय करना होता है, तो गोपीबेन जो आंदोलन गिना रहे थे, तो मैं सहमत हूं कि गुजरात में 18 आंदोलन एक साथ चल रहे थे, लेकिन उन्हीं लोगों के पास अब आप जाएंगे तो वो लोग सब बढ़ चुके हैं। एलआरडी का आंदोलन चल रहा था तो सब अपने मुद्दे की बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही एलआरडी में रिजर्वेशन की बात आई तो सवर्ण बनाम बाकी सब ऐसा हो गया पूरा माहौल। तो जैसे ही कास्ट आती है तो बंटवारा ऑटोमेटिक हो जाता है, नेता भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। एक कॉमन नेता किसी का नहीं है, ट्राइबल का कॉमन नेता नहीं है, ओबीसी का नहीं है, अभी पाटीदारों का भी नहीं है। पाटीदारों का ऐसा था कि एक साथ अगेंस्ट में थे, एक साथ साथ में खड़े थे, अब कहीं पे नहीं है, दोनों सब जगह पे चले गए। आम आदमी पार्टी में भी पाटीदार है, भाजपा में भी, कांग्रेस में भी है। हिसाब लगा रहे हैं, एंड तक नहीं पहुंचे गुजराती अभी तक। तो इसीलिए अभी समझ में नहीं आएगा जिन जिन वोटों पे जिन जिन सीटों पे आम आदमी पार्टी स्ट्रांग है, वो आप गारियाधार ले लीजिए, देवगढ़ बारिया ले लीजिए, या सूरत की सीटें, तो सभी जगह पे भारतीय जनता पार्टी का शासन है। तो अगर आम आदमी पार्टी गेन करती है तो वो तो भाजपा के कोटे में से ही जा रही है सीटें। तो कोटा सबने अपना ले लिया है, लेकिन अब कौन कहां सेंध लगाएगा वो अभी समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। गोपी। देवांशी से सहमत हूँ कि अभी गुजराती ये स्मार्ट है। मुझे लगता है कि मैं ये सारी क्लिप डाल के सारे टीवी चैनल्स को भेज दूं। कितने प्यारे पैनलिस्ट हैं, सब एक दूसरे से सहमत होते हुए अपनी बातें जोड़ रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सिविलाइज्ड डिबेट से। नहीं सौरभ, सवाल यहाँ पे ये है कि देखिए ये गुजराती वोटर्स है, और सबसे बड़ी बात ये है कि नफा नुकसान बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और उनको ये पता है कि टीवी डिबेट में बोलते हैं ना तो उसके क्या मायने निकलते हैं। और हम लोगों को, अगर आप कहीं गांव के भी किसी, मैं देवांशी का एक वीडियो देख रही थी, बड़ा वायरल हो रहा था कि अभी नहीं बोलेंगे हम चुनाव में क्या करेंगे ये अभी नहीं कह रहा है मुझे। तो ये एक सवाल है कि ये ट्रेडिशनल ट्राइबल इलाके का आदमी अगर ये कह रहा है कि अभी नहीं कहना है, क्योंकि अगर हम अभी से बोल देंगे तो सामने वाला जो पार्टी है जहाँ पे सत्ता है वो लोग बड़े चौकन्ने हो जाएंगे। तो ये गुजराती माइंडसेट जो है ना, जिसका ध्यान व्यापार में है लेकिन हाँ उनको राजनीति भी करनी है, तो ये यहाँ पे आपको जरूर दिखेगा। तो ये कह पाना थोड़ा मुश्किल भी लग रहा है मुझे कि कौन जीतेगा, लेकिन हाँ ये चीज जरूर कही जा रही है और लोग भी ये मानते हैं कि आम आदमी पार्टी डेंट किसे लगाती है, मुझे वो देखने में ज्यादा दिलचस्पी है। और मैं इसीलिए गोपी कभी भी ये पूछता ही नहीं हूँ कि कौन जीत रहा है, वो तो गुजरात का तय करेगी। मेरी दिलचस्पी एक पॉलिटिक्स के स्टूडेंट के तौर पे सिर्फ ये होती है कि कौन से नए फैक्टर्स नजर आ रहे हैं जो इलेक्टोरल कॉलेज के डिसीजन को प्रभावित कर सकते हैं, कौन से पुराने। और इसी बहाने एक जो जरूरी कवायद की, जरूरी नहीं कि हर बार जनादेश पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करे जनता की दुख तकलीफों और खुशी को। कई मुद्दे बहुत जेन्युइन होते हैं, लेकिन उनके बारे में लोग उनके हिसाब से, क्योंकि वो एक और कोई मुद्दा आ जाता है, कोई ऐसी चीज हो जाती है कि वो सुपरसीड कर जाता है। पर क्या इसकी वजह से जो आंदोलनरत कर्मचारी हैं या जो शिक्षक हैं या जो छात्र हैं जो अपनी मांग कर रहे हैं, तो वो सिर्फ जनादेश से तय नहीं होगा। इसलिए चुनाव के बहाने हमें लगता है कि वो सारे मुद्दे भी सरफेस पर आने चाहिए, ताकि जो भी जनता का आदेश हासिल करे वो अगले 5 बरस तक इन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करता रहे। आप तीनों विद्वान मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। नाउ आई विल पास द बैटन टू माय कलीग सिद्धांत मोहन। एमसीडी चुनाव पर चर्चा के लिए सिद्धांत मोहन एक शानदार पैनल के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। शुक्रिया। तो नेता नगरी के इस सत्र में हम दिल्ली के निकाय चुनावों की बात करेंगे, एमसीडी इलेक्शंस। हो सकता है जब न्यूज रूम की मीटिंग्स में हम बात करते हैं तो हमें कई बार ये बहुत देश भर के दर्शकों के लिए लगता है कि शायद उतनी बड़ी चीज नहीं होगी, लेकिन फिर आप दिल्ली में उतर के देखते हैं, दिल्ली के पत्रकारों से सुनते हैं, दिल्ली के पत्रकारों की भाषा, उनकी शब्दावली में जब समझते हैं तो पता चलता है कि ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेम चल रहा है पूरी दिल्ली में। तमाम पार्टियां अपने अपने तरीकों से इस चुनाव को जीतने में लगी हैं। बीजेपी के आला दर्जे के नेता उतरे हुए हैं चुनाव प्रचार में। आम आदमी पार्टी जो स्टेक पे यहाँ पे चुनाव रख के चुनाव लड़ रही है वो तो जाहिर है ही है। उसके अलावा जो आप बीच की रस्साकशी है वो भी एकदम एविडेंट हो चली है। इन सब के बीच में कांग्रेस और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी है। तमाम अपने अपने दावे और अपनी अपनी कहानियां हैं, और इन सब पर हम इस सत्र में चर्चा करेंगे। हमारे साथ होंगे आज तक के पत्रकार कुमार कुणाल जी, जो दिल्ली और दिल्ली के तमाम इलाकों की खाक छान रहे हैं इन दिनों,
और हमारे साथ होंगे रामेश्वर दयाल जी, वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली के, और जिनके बारे में मुझे शूट के तुरंत पहले बताया गया है कि बहुत महीन से महीन कहानियां और बहुत महीन से महीन जानकारियां रामेश्वर जी छिपाए बैठे हैं अपने साथ। और हमारे साथ ही ऑनलाइन जुड़े हुए हैं मनोज मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार। वो भी दिल्ली के तमाम पॉलिटिकल इक्वेशंस को परख रहे हैं, जांच रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आप सभी लोगों का नेता नगरी में बहुत बहुत स्वागत है। रामेश्वर जी, सबसे पहले आपसे बातचीत शुरू करना चाहूंगा मैं। दिल्ली में सर इस समय बहुत कुछ चल रहा है, मतलब अभी मैं आइस ब्रेक करना चाह रहा हूं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आइस ब्रेकिंग, एक बातचीत शुरू करना चाह रहा हूं आपसे कि एमसीडी का चुनाव तमाम पार्टियों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है कि आप सब कुछ झोंक के यहाँ पे टूट पड़ते हैं। क्या कहानी है सर यहाँ पे? अरे सर, ये तो सर न कहें, सिद्धांत कहें आप, प्लीज सर। आप बहुत सिद्धांत जी, ये तो आप मान लीजिए कि दिल्ली जो है वो 1483 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। तो दिल्ली का जो 94% जो एरिया है वो एमसीडी के पास है। दिल्ली की जो भी कुल आबादी है वो 95% आबादी वो एमसीडी के एरिया में रहती है। तो सब कुछ तो एमसीडी के पास है। यहाँ पे यहाँ दो निकाय और भी हैं, एक है अपना कैंटोनमेंट और एक है एनडीएमसी। ये तो सब 2-3% के लोग हैं। बाकी 94%, 96% की जब बात होगी तो क्यों नहीं लोग लड़ेंगे, क्यों नहीं लोग जान लगाएंगे? सारी शक्ति, सारी ताकत, पैसा और पावर जो है वो एमसीडी में है। दिल्ली की अगर देश की सबसे बड़ी बिल्डिंग में आप बैठने लग जाएंगे, आप बड़े नेता हो जाएंगे, आपके आगे पीछे लोग घूमेंगे, ऐसा दफ्तर तो दिल्ली सरकार का दफ्तर नहीं है। और काम क्या है? काम बहुत सारे काम है, सारा बिल्डिंग बायलॉज सारा एमसीडी देखती है। दिल्ली के अंदर छोटे बड़े पार्क वो एमसीडी के पास हैं, सारे प्राइमरी एजुकेशन उसके पास है, प्राइमरी डिस्पेंसरीज वगैरह उसके पास है, रोड्स, नाले, सफाई व्यवस्था, क्या क्या नहीं है एमसीडी के पास। तो एमसीडी के लिए क्यों नहीं लड़ेंगे? जान लगा देंगे वो तो, जान दे भी देंगे और जान ले भी लेंगे। वो तो ले भी लेंगे। तो लेने देने की बात चल रही थी, अभी आपने देखा नहीं? वो कह रहे कि मेरी जान ले रहे हैं, वो कह रहे उसको जान दे रहे हैं। मनोज तिवारी और अनिश सिसोदिया के बीच की लड़ाई चल रही है। अच्छा रामेश्वर जी, एक बार याद आ रहा है कि एक बार हम जब कवर करते थे 2002-2007 की बात है, उस समय एक जान लेने की जब बात हुई तो एक जान चली भी गई थी और 2 पार्षद थे, या प्रेम त्रिकोण बन गया था उस समय। याद होगा आपको? क्या कहानी है सर रामेश्वर जी? कहानी जरा वो बताइए ना कि वो त्रिकोण बना था, प्रेम त्रिकोण। इन्होंने, कुणाल जी ने जो है ना, बहुत पुरानी और बहुत शानदार तो नहीं बोलेंगे क्योंकि किसी की मौत हो चुकी थी तो इसलिए शानदार तो नहीं बोला जाएगा, लेकिन ये था कि पॉलिटिक्स में ऐसा भी हो सकता है। पॉलिटिक्स के अंदर मोहब्बत भी हो सकती है पार्षदों के बीच में, महिला पुरुष पार्षदों के बीच में, और सौतिया डाह भी हो सकता है, और इस सौतिया डाह में जान भी चली जाती है। ये तो पहली बार देखा, मुझे तो लगता है देश ने पहली बार देखा। एमसीडी के एक बहुत बड़ी नेता, कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम एमसीडी के अंदर 2002 से लेकर 2007 तक। कुणाल जी उस टाइम और हम सब दोनों कवर करते थे। तो जो सबसे बड़े नेता थे एमसीडी के, मनोज जी भी जानते हैं, मनोज मिश्रा जी, उनके दाएं हाथ थे, वो सब कुछ वही देखते थे। उनका एक किसी महिला पार्षद से प्यार हो गया। महिला पार्षद थी आउटर दिल्ली की, दिल्ली देहात की। अच्छा, ये थे दिल्ली शहर के। महिला पार्षद से उनको प्यार हो गया आउटर दिल्ली की? हाँ जी। ओह अच्छा। मतलब प्यार की ऐसी चर्चाएं चली, ऐसा मामला चला, लेकिन उससे पहले भी एक और महिला पार्षद उनसे प्यार कर रही थी। ओहो। त्रिकोण एंगल बन गया, जो भी अभी इन्होंने बताया ना कुणाल जी, त्रिकोण एंगल बन गया। तो जो पहले वाली जो महिला थी जो उनसे प्यार करती है, और नई वाली दिल्ली देहात वाली थी, उसके अंदर उनमें आपस में टचल हो गई। तो फिर ये रहा कि लंबा किस्सा है। उसके बाद मतलब अगर आप नाम न बताना चाहें, पार्टियां ही बता दें कम से कम। सब कांग्रेस सब कांग्रेस ही थे। ठीक है। कांग्रेस जो है, मजेदार किस्सा सुनिए। हाँ रामेश्वर जी बताइए। कांग्रेस जो है ना, वो बहुत अच्छी पार्टी है, शानदार और जानदार पार्टी है। वो कहती है प्यार लो और प्यार दो, कांग्रेसियों का काम ये है। ओके। तो ये ट्रायंगल बना। ट्रायंगल में ये हालत हो गई कि जो एक महिला थी वो सौतिया ढहा हो गया। उसने उन पार्षद की जो उनके प्रेमी थे, कुणाल जी समझ रहे हैं, उनकी हत्या करवा दी।
अच्छा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और वो नहर जो है, गंग नहर के अंदर, हाँ वो हाँ। उनको उनकी लाश फिकवा दी और कई दिनों के बाद वो जाल वल लगाया तब उनकी उन बेचारों की डेड बॉडी मिली। आज वो महिला जेल में है, शायद वो छूट गई, लेकिन वो जब तक जेल में रही तब भी वो दबंग रही। अच्छा, तो ये केस अभी चल रहा है कि अभी केस नहीं, बंद हो उसको चुका है? उसको सजा हुई, आजीवन कारावास हो गया था उस महिला पार्षद को। अच्छा। हाँ, देखिए जो दूसरी महिला थी, जो दिल्ली देहात वाली जो महिला थी, वो बहुत शरीफ थी, बहुत शरीफ थी, बहुत समझदार, अच्छे पढ़े लिखे परिवार से थी। उन्होंने बहुत ज्यादा इस मामले को तूल ले दिया, लेकिन अच्छा। वो दूसरी पार्षद थी, उसको थोड़ी नाराजगी उसकी बढ़ गई थी। लेकिन वो नाराजगी इतनी बड़ी कि एक पार्षद की जान चलेगी। 3 पार्षदों के बीच का प्रेम था ये। हाँ जी, उसमें अच्छा। एक की जान चलेगी। हाँ। पार्षदों के प्रेम और नेताओं के बीच में प्रेम के कुछ किस्से इन दिनों भी बड़े चलन में है। हम लोग जब न्यूज रूम में बैठते हैं और सामने बहुत सारे चैनल चलते रहते हैं और वहां पे लिखा जाता है कि सब कोई एक दूसरे को फंसाने में तुला हुआ है, सबके ऐसे ऐसे आरोप हैं। जैसे दिल्ली के नेता और स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं सत्येंद्र जैन के किस्से इन दिनों काफी चर्चा में हैं। सत्येंद्र जैन तिहाड़ में बंद हैं। एक बार कहा जाता है कि सत्येंद्र जैन कैदियों पर प्रेशर बना रहे हैं, तमाम चीजें, ये सब आरोप लगते हैं। फिर कहा जाता है कि उनकी तबीयत खराब है, तो जेल से एक वीडियो आउट होता है जिसमें वो किसी व्यक्ति से मसाज करवा रहे हैं सर पे, और कंधों की चंपी, पैर पे मसाज वगैरह करवा रही हैं। इसके बाद वो उसके तरफ से आता है, उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन दायर किया जा रहा है कि जेल में वजन गिर रहा है। तो फिर जेल से एक और वीडियो लीक होता है उनकी ही सेल का, और उस वीडियो में सत्येंद्र जैन खाना खाते हुए दिख रहे हैं और सोर्सेज के हवाले से कहा जाता है कि सत्येंद्र जैन का वजन 8 किलो बढ़ गया है जेल प्रवास के दौरान। कुणाल जी, दिल्ली में क्या हो रहा है? सीसीटीवी की फुटेज आसानी से मिल जाती है क्या इन दिनों? आप तो दिल्ली कवर कर रहे हैं सर, क्या है सीन? बड़ी मजेदार बात है कि जो सीसीटीवी कैमरा लगवाने की जो जद्दोजहद थी, उसको लेकर के सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये तमाम लोग धरने पर बैठे थे एलजी हाउस में। याद होगा आपको जी। 7-8 दिन पूरा वहां पर उन्होंने धुनी रमा दी थी कि अब तो हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, अब सीसीटीवी कैमरा लगने की फाइल होगी क्लियर दिल्ली में, तभी हम जाएंगे। अब वही सीसीटीवी कैमरा गले की फांस बन जाएगा। जेल में लगा हुआ, हालांकि जेल में पहले लगा है सीसीटीवी कैमरा, पूरी दिल्ली में बाद में लगा, लेकिन सीसीटीवी कैमरा से जुड़ा हुआ हो गया। अब मामला यह है कि अब सीसीटीवी कैमरा तो हर सेल में लगता है, लेकिन हर सेल से लीक नहीं होता है। जेल में जेल मंत्री रहते हुए उनको जेल हो गई, बाद में उनका जेल विभाग छीन लिया गया, लेकिन मंत्री बने रहे, आज भी मंत्री हैं। तो बात यह है कि टाइमिंग का पूरा खेल है। ये जो वीडियो फुटेज है वो है सितंबर की, अक्टूबर की, लेकिन लीक हो रही है नवंबर में आकर के, जब एमसीडी के चुनाव है। एमसीडी के चुनाव में अब ये अहम किरदार बन गए, सत्येंद्र जैन खासतौर पे अहम किरदार बन गए। किरदार इसलिए बन गए हैं क्योंकि वो एक वाया मीडिया है कि अरविंद केजरीवाल को अगर करप्शन में घसीटना है तो मनीष सिसोदिया के जरिए अभी उतना हो नहीं पाया संभव, लेकिन सत्येंद्र जैन एक ऐसी कमजोर कड़ी है जिनकी वजह से केजरीवाल साहब की गर्दन फंसी हुई है। ले दे करके जब एक पर सफाई देते हैं कि देखिए उनकी तो फिजियोथेरेपी हो रही थी, तो अल्लाह के पटक दिया जाता है कि देखिए ये तो फिजियोथेरेपिस्ट है नहीं, ये तो रेपिस्ट है। उसके बाद वो सफाई देते रहते हैं कि चलिए अब अमित शाह जी भी जब गुजरात में जेल में थे तो उनकी भी बड़ी खातिरदारी होती थी। उसके बाद बात हुई कि अभी खातिरदारी की बात हो रही थी, खाना पीना चल रहा था कि वो जैन हैं सत्येंद्र जैन और बिना मंदिर जाए हुए पूजा पाठ करके वो अन्न नहीं ग्रहण करते हैं, इसीलिए वो फल फूल सब्जी पे ही चल रहे हैं जीवन। 28 किलो वजन गिर गया है, ये भी बात आई थी। 28 किलो वजन भी गिर गया है। अगले ही दिन खेल हो जाता है, अगले ही दिन वो कीवी के फोटो, केले खाते हुए, खीरा खाते हुए, गाजर खाते हुए, वो फोटो क्या वीडियो, तमाम वीडियो सब जगह चस्पा कर दी जाती है। तो ये एक ऑप्टिक्स है, पॉलिटिक्स ज्यादा तो ऑप्टिक्स होता है, क्या दिखता है, क्या खेल हो रहा है, दिखाने की आप कोशिश करें कि हम बड़े ईमानदार हैं, लेकिन आपको तस्वीरों में दिखा दिया गया देखिए जी ये तो रेपिस्ट से मसाज कराते हैं और 5 स्टार होटल की तरह से जेल का पूरा इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो खेल चल रहा है अभी पूरा का पूरा खेल है। अब इस ऑप्टिक्स शुरू कहाँ थी बात? कूड़े के पहाड़। ऐसा थोड़ी है कि पूरी दिल्ली में कूड़ा ही कूड़ा है, नहीं है।
जब लेकिन वो केजरीवाल कूड़े के पहाड़ को गाजीपुर दिखा के करके पहाड़ पे उन्होंने आए ऐसे थे। बिल्कुल माहौल बना दिया अरविंद केजरीवाल ने कि 8 साल में पहली बार आए, बतौर मुख्यमंत्री पहली बार आए थे। उसके बाद 2-4 दिन के बाद मनीष सिसोदिया भी पहुंच गए। तो ये ऑप्टिक्स है, उन्होंने कूड़ा दिखा करके कोशिश की कि देखिए पूरी दिल्ली में कूड़ा ही कूड़ा है। तो ऑप्टिक्स का पलट ऑप्टिक्स, ये जो वीडियो है वो दूसरा ऑप्टिक्स कर दिया कि देखिए इनकी तो पूरी राजनीति ही कूड़ा है, तो अब कूड़े में अब खेलिए। अब यही है कीचड़ राजनीति का, जो रामेश्वर की कहानी बता रहे थे कि कहाँ एमसीडी में क्यों होता है। 1 पैसे सैलरी नहीं मिलती है पार्षद को, लेकिन लाखों लाख टिकट खरीदने में, उसके बाद चुनाव लड़ने में पूरी जोर लगाई जाती है, और टिकट लेने के लिए भी पैसे दिए जाते हैं। बड़ा अजीब सी चीज है। 1 पैसा सैलरी नहीं है, 300 रुपया उनको हर मीटिंग में जाने का मीटिंग भत्ता मिलता है। बस महीने में 1 मीटिंग होती है हाउस की, 1 महीने में 300 रुपए की कमाई है। ओला उबर लेंगे ना तो उससे ज्यादा नजफगढ़ से आने में सिविक सेंटर में 1000-1200 रुपए तो ओला उबर वाला ले लेगा। वो 300 रुपए की मीटिंग के लिए इतनी मारामारी है, इतनी मशक्कत है, जान लेने पर भी और जान देने पर भी लोग उतार हुए, जैसा रामेश्वर जी कह रहे हैं। अच्छा कुणाल जी, मैं मनोज जी के पास जाऊं उसके पहले एक चीज यहाँ पे एक और पूछना जरूरी हो रहा है, क्योंकि टॉपिक ही वो डिस्कस हो रहा है। इस पूरे मामले में अभी तक मुझे लगता है एक पहलू पे बहुत सारे लोगों ने कम बात हुई, मैं ये नहीं कहूंगा कि बात नहीं हुई, लेकिन कम बात हुई कि जेल से ये सतत वीडियो लीक कैसे हो रहे हैं। यहाँ पर एक सवाल है, एक ऑर्डर का, एक सिस्टम का एक सवाल ये भी उठता है कि भाई जेल से वीडियो लीक कौन कर रहा है। तो तेन जैन ईडी के केस में है, ईडी ने कहा कि हमने वीडियो नहीं लीक किया है, कुछ पिछले 2-4 दिनों पहले की खबर है। ठीक है, मतलब ईडी ये क्यों कहेगी कि हमने वीडियो लीक किया? और मतलब ये आपको, ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं। ये कितना बड़ा मुद्दा अभी ग्राउंड पर है कि वीडियो लीक करने वाला कौन है? कौन है जो जेल के वीडियो की फुटेज वहां से मस्त एक पेन ड्राइव में करके ट्रांसफर कर दे रहा है, व्हाट्सएप वेब के जरिए ग्रुप में डाल दे रहा है कि भाई अब चला ले तू लोग। क्या क्या कहानी है? देखिए खेल कैसा है ना, ये वीडियो आज का है नहीं, ये वीडियो तो पहले आ चुका था पेन ड्राइव में। वो पेन ड्राइव में इंतजार कर रहा था एमसीडी चुनाव, वो आज का वीडियो नहीं है। ये पेन ड्राइव में पुराना इंतजार कर रहा था, मौके का इंतजार था। वो होता है ना टाइमिंग, वो क्रिकेट में टाइमिंग लगता है तो चौका या छक्का जाता है, यहाँ टाइमिंग होता है तो सीटें निकलती है। तो ये खेल पूरा पॉलिटिक्स टाइमिंग का भी है। तो टाइमिंग का इंतजार था कि अब कब असली टाइम पे हिट किया जाएगा, कब नब्ज कौन सी दबानी है। डॉक्टर को पता होता है ना कि कौन सी नब्ज कहाँ है, किसकी कौन सी कमजोर नब्ज है, तो वो सब जानते हैं। तो यही है पॉलिटिक्स का। तो कई सारी चीजें हैं। कहाँ बदलाव किया गया, जब अप्रैल में एमसीडी चुनाव टाले गए, उसके बाद मई में एलजी साहब बदल दिए गए सबसे पहले, और उसके बाद खेल शुरू हो गया। खेल शुरू हुआ जेल में, जेल के बाहर, जेल के अंदर, सारी जगहों पे जांच शुरू हुई। उसके बाद जांच ने रफ्तार भी पकड़ी, और जेल में जो लोग थे, सुकेश चंद्रशेखर, आपको वो चिट्ठी लिखने लग गए डेली के डेली कि देखिए हमसे भाई ये तो वसूली कर रहे हैं। तो और वो अच्छा, उस समय का सबसे बड़ा कीवर्ड सुकेश चंद्रशेखर, एक बड़ा कीवर्ड, एक दूसरे कीवर्ड सत्येंद्र जैन के खिलाफ एलजी को चिट्ठी लिखने लगा। एग्जैक्टली और वकील साहब धड़ाधड़ दे, हर रोज एक एक चिट्ठी जा रही थी, जैसे अभी वीडियो आ रहा है वैसे चिट्ठी आ रही थी। तो ये सब चीजें हैं, ये एक ना कहीं से उसकी तय है टाइमिंग की, कब क्या होता है। वो फिल्मों की डेट होती है ना कि रिलीज करने की टाइमिंग, फिल्म बन करके तैयार है, डब्बा कब खोलना, रिलीज कब होनी है, मुहूर्त कब निकलेगा, उस पर इंतजार होता है। तो वो होता है क्या कि अच्छा ईद के दिन रिलीज करनी है, या दिवाली के दिन, या फिर होली के दिन, उस दिन बड़ी अच्छी व्यूअरशिप आएगी, उस दिन खूब चलेगी फिल्म, लोग भाई लोग एकदम टूट पड़ेंगे सिनेमाघरों में। तो वो उसी तरीके से अभी जो है इस फिल्म की सबसे ज्यादा जरूरत जो है टीआरपी जिसको हम कहते हैं, इस फिल्म की टीआरपी तो अभी ही है, क्योंकि चुनाव चल रहा है। तो चुनाव में किसी को जरूरत है, किसी को उस पर डिफेंड करना पड़ेगा, किसी को बैकफुट पर डालेंगे, कोई फ्रंट फुट पर खेलेगा, तो लोग चटकारे लेकर के देखते भी है। देखिए मंत्री जी, अरे वाह क्या पैर दबा रहे हैं, मसाज भी करवा रहे हैं। और ये कौन सा होता है फिजियोथेरेपी जिसमें सर में मसाज होता है स्पाइन में दर्द होने की वजह से। तो ये तमाम चीजें जो है ना, ये किस्से कहानियां लोग जो है चाय पे खूब चुस्की लेकर खूब मजे में ये बताइए, ये जो सर में जो चंपी हो रही है ये कौन सी फिजियोथेरेपी है। तो ये सारी चीजें तो होती रहती हैं, और इसका मकसद भी यही है लीक करने का कि इस तरीके की चकल्लस बातें हो, असली मुद्दों से ध्यान खिसक जाए, चुनाव इसी में लड़ लिया जाए। तो ये खेल है, यही तो चुनाव का खेल है, और चुनाव में मजा इसी वजह से होता भी है।
हाँ, अब इस पूरे दिल्ली में जो पूरी लड़ाई है, इसमें केजरीवाल की जान को खतरा है, मनोज तिवारी ऐसा कहते हैं। इसके बाद तमाम बातें हो रही हैं कि जो जेल के वीडियो पे जो बातें हो रही हैं, इसके साथ एक है कैश फॉर टिकट का, जिसमें अखिलेश पति त्रिपाठी फंसे हुए हैं, उनके खिलाफ जांच वांच हो रही है, एसीबी ने जांच की है। इसके अलावा वो कथित लिकर स्कैम का मुद्दा है, जिस पर भी काफी बातें हो रही हैं। मनोज जी, आपके पास में आता हूं, और इस पे मेरा एक सवाल ये है, जो आज का डेवलपमेंट है, जब हम एपिसोड शूट कर रहे हैं, कि लिकर स्कैम में चार्जशीट दायर हो रही है आज की तारीख में, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो जिस पर सबसे अधिक हमला किया गया, मनीष सिसोदिया के ऊपर, उनका नाम चार्जशीट से मिसिंग है। सर, इस पूरे डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं सर? इस पूरे डेवलपमेंट में क्या लिंक्स हैं जो मिसिंग हैं, क्या बातें हैं जिन पर अभी बात होनी चाहिए? मनोज जी। असल में मुझे अलग लग रहा है। मुझे ये लग रहा है कि नगर निगम चुनाव को ये लोग भाजपा आम आदमी के पिच पे ही लड़ना चाह रही है और उसको ले आई। सत्येंद्र जैन जेल के अंदर है, पीटीसी घोटाला भी सामने है, और मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे, ये बात इतनी हाइप कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल जी कि मुझे ये लग रहा है कि जानबूझ के अभी ईडी वो हाथ डाल नहीं रहे, आने वाले समय में उसको डालेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि जिस तरह तैयारी से इन्होंने की है उसमें ऐसा तो है नहीं कि ये बेगर और एक्सपोज किए। क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल जी की सबसे बड़ी पूंजी थी वो है कि वो अपने को कट्टर ईमानदार कहते हैं और कहते हैं कि भ्रष्टाचार रहित हम शासन देंगे। वो तमाम तरह से भाजपा उनको भ्रष्टाचारी, उनके लोगों को भ्रष्टाचारी, उनकी सरकार को भ्रष्टाचारी ये साबित करने में लगी हुई है। इसीलिए वो सत्येंद्र जैन का पुराना वीडियो, या सत्येंद्र जैन, अब वो कहते हैं अरविंद केजरीवाल अभी भी ये कि सत्येंद्र जैन पर क्या आरोप है आपको पता है। अब वो जानते हुए भी सारी चीजों को वो इस तरह से पेश करते हैं कि लोगों को ये लगे कि वो निर्दोष है। और पहले से ही उन्होंने, जैसे मनीष सिसोदिया की पर अभी कार्रवाई शुरू होने से पहले ही उन्होंने कहना शुरू किया कि मुझे पता चला है कि उनकी गिरफ्तारी होगी और वो कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि अभी भाजपा भी थोड़ी चालाकी से वो चुनाव तक, मुझे लग रहा है इसी रफ्तार से वो लोग चलेंगे। जितना एग्रेसिवनेस चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी का था उसको काफी कम करने में भाजपा सफल हुई है। भाजपा जीतेगी, आम आदमी जीतेगी, ये तो बात की बात है, लेकिन अभी जो है कि वो एग्रेसिवनेस कम हुआ है। और शायद ये भी एक कारण है कि जिसके चलते दिल्ली नगर निगम का चुनाव गुजरात विधानसभा चुनाव के साथ किया गया, क्योंकि भाजपा के पास बड़ा तंत्र है, वो एक साथ कई राज्यों में चुनाव लड़ सकते हैं। आम आदमी के पास उतना बड़ा तंत्र नहीं है, तो इसलिए, और उनकी मजबूरी ये है कि पहले अपनी दाढ़ी में लगी आग को मिटाएंगे या दूसरे की बुझाने जाएंगे या दूसरे जगह लगाने जाएंगे। तो इसलिए उनकी मजबूरी ये है कि वो दिल्ली बचाने में लगेंगे, उधर गुजरात से फोकस कम होगा और तो वो दिल्ली में सारी ताकत लगाएंगे। इसी दुविधा में तब तक चुनाव निकल जाएगा और वही होता जाता दिख रहा है। जैसे हम सबने देखा कि सत्येंद्र जैन का पुराना वीडियो दिखाया गया, और ये तय है, मतलब कोई ये सीक्रेट नहीं है कि वो वीडियो कैसे बाहर आया होगा। जाहिर तौर से वो उसी तंत्र से आया होगा जिस तंत्र से उनकी सरकार के खिलाफ सब काम जैसा हो कुणाल जी कह रहे हैं कि वो पेन ड्राइव में पहले सेव करके रखा गया था, रखा उसको गया, समय पे निश्चित रूप पत्रकारों से के ग्रुप में डाल दिया गया। डाल दिया गया होगा और किया उन्हीं लोगों ने होगा जिन लोगों को इनको एक्सपोज करना है। हमें आपको तो गरज है नहीं, तो इतना जासूसी, हमें तो ये है कि सूचना मिलेगी तो हम उसको एक्सपोज करेंगे, हम लिखेंगे या अपने चैनलों पर दिखाएंगे, लेकिन हम उसके लिए जासूसी करेंगे ऐसी कोई संभावना है नहीं। जेल में पहले भी ऐसा नहीं है, इससे पहले भी हर्षवर्धन सिंह बल्ली भाजपा सरकार में
जेल मंत्री थे और उनकी गिरफ्तारी हुई, वो जेल में रहे। और हम लोगों को पता है कि वहाँ जैसे अभी सेवा शुश्रूषा हो रही है, उसी तरह से सेवा शुश्रूषा उनकी भी हो रही थी। तब वीडियो ऐसा नहीं आया, भाई मुंह से आपसे हमसे बातचीत में हुई कि उनकी वल्ली जी की खूब सेवा हो रही है। उसी तरह जैन साहब जेल मंत्री थे और उनकी जेल में खूब सेवा हो रही है। तो इस सरकार अलग तरह से है भी, माने अकेली सरकार है जिसके मुख्यमंत्री के पास कोई विभाग ही नहीं है, और 80% भी अब विभाग दो ही मंत्रियों के पास है, 3 मंत्रियों के पास गलती के विभाग है। वो अपने तरह से अलग तरह से इन्होंने किया है। अब वो पता नहीं वो अलग राजनीति करने का जो अपना कहते हैं उसका हिस्सा है या राम जाने, लेकिन अजीब तरह से सरकार अपनी चला रहे हैं। और अब आने वाले दिनों में, अभी तो मान लीजिए आज 25 तारीख है, चुनाव में अभी टाइम है, चुनाव प्रचार अभी और आगे बढ़ेगा, लेकिन तब तक मुझे लग रहा है कि ये इतना इनको इनकी ही पिच पर इतना एक्सपोज कर देगी भाजपा कि ये डिफेंसिव होकर चुनाव प्रचार करने। मनोज जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि इस समय बीजेपी आम आदमी पार्टी की टर्फ पे आके खेल रही है। रामेश्वर जी, मैं इस पे आपसे मुखातब हूं कि अगर ये कह रहे हैं मनोज जी जैसा कि उनकी टर्फ पे आके प्ले कर रही है, मनीष सिसोदिया के बार बार ये केजरीवाल कह रहे थे कि जेल में डालना चाहती है, जेल में डालना, तो उन्होंने जेल में नहीं डाला, ठीक है। और काश एक ये भी शायद जैसा ये मनोज जी ऐसा कह रहे हैं कि अगर वो वहां पे कम फोकस करेंगे, वहां पे ज्यादा फोकस करेंगे तो यहाँ पे चीजें फिसल जाएंगी हाथ से। आप कितना सहमत है रामेश्वर जी इससे? और साथ में ये भी कि ये जो पूरा कैश फॉर टिकट का एक हम हेडलाइन देख रहे हैं लगातार, वो हेडलाइन कितनी सटीक बैठ रही है? क्योंकि एक बंदा है जो कथित तौर पे घूस का लिया हुआ पैसा लौटाने जा रहा है, तब पकड़ा जाता है, ठीक है। एसीबी की जांच होती है तो बयान आता है कि जिन्होंने पैसा लेकर जिन्होंने पैसा दिया उनको टिकट नहीं मिला, ये आम आदमी पार्टी है, इस तरह से बयान आते हैं। रामेश्वर जी, बीजेपी की टर्फ क्या, मतलब उनको आम आदमी पार्टी से एमसीडी इलेक्शन में थ्रेट दिख रहा है तब इतना एग्रेसिव है, या सीन क्या है कैश फॉर टिकट सब कुछ पे? देखिए, ये वो कहता है इतिहास अपने आप को दोहराता है। केजरीवाल जी या मनीष सिसोदिया जी जो भी आरोप लगा रहे हैं ना, वो बहुत पहले से लगाते रहे। अच्छा, दिल्ली वालों को ना इस टाइप की राजनीति को देखने समझने बूझने की आदत, हमें नहीं पता था कि दिल्ली की राजनीति ऐसी भी हो सकती है। इतने दिनों तक रामलीला मैदान में इतने जज्बे के साथ लोग जुटे रहे, ये हमने दिल्ली में पहली बार देखा। कुणाल और हम डिस्कशन करते थे, मेट्रो के अंदर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी होती थी, चूहा चूहा टाइप की कुछ नारेबाजी होती थी। फिर कुणाल जी मुझे बताते थे, नहीं नहीं रामेश्वर जी, वो ये है नारेबाजी का मतलब। तो ये हमने वो दौर पहली बार देखा। क्या क्या केजरीवाल क्या नारेबाजियां थी, प्लीज बताइए सर। वो हुआ 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 और वो फलाना दिमाग का चूहा, ऐसा कुछ होता था ना केजरीवाल कुणाल जी, हम बिल्कुल डिस्कशन करते थे। कई सारे मंत्रियों को लेकर के, नाम लेकर के। और उस समय ऐसा दौर था रामलीला मैदान में कि आपको मेट्रो में तिरंगा झंडा, पता नहीं कितने सारे तिरंगे झंडे, और पहचान में आ जाते थे लोग कि ये रामलीला मैदान जा रहे हैं। और उनका एक पूरा गुट होता था, कॉलेज के स्टूडेंट होते थे, ऐसे यंगस्टर्स होते थे जिन्होंने अभी अभी नौकरी ज्वाइन की है, इस तरीके के लोग होते थे। और वो दलों में बटे होते थे। ऐसा नहीं कि पार्टी कोई पार्टी थी, उनका अपना ग्रुप होता था, एक छोटा सा ग्रुप होता था। उस ग्रुप में नारेबाजी करते हुए जाते थे, लेकिन खुल करके नहीं बोल सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं, लोग पीछे से नारे लगाते थे। और हम लोग उस समय जिक्र भी करते थे, रामेश्वर जी और हम लोग सब लोग, मनोज जी तो हम सबके सीनियर हैं ही। तो हम लोग जब कवर करते थे और उस समय दिल्ली सचिवालय आना जाना रहता था, तो हमारे बीच में यही चर्चा होती थी। उस समय शीला दीक्षित की सरकार थी और केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। तो उस समय ये चर्चा होती थी कि आखिरकार इस तरीके से दिल्ली में भी उसी पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी उसी पार्टी की सरकार है, उसके खिलाफ इतना बड़ा विरोध खुल करके, ऐसा नहीं कि दबी छुपी जुबान में। तो ये वो भी एक अलग दौर था, जिस दौर से की पैदाइश अगर हम कहें, उसी से पैदा हुई आम आदमी पार्टी, उसी से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन सब लोग निकल करके आए। तो वो आंदोलन का अपना अनूठा चरित्र भी था, चेहरा भी था। अपनी दिहाड़ी छोड़कर ऑटो चालक, टीटीसी के कर्मचारी तिरंगा लेके रामलीला मैदान में पैदल और मीलों चलते हुए हम लोगों ने देखा। लोग
लेकिन अब वो उस जज्बे का जो रिजल्ट निकला वो हम सबके सामने है। वो कहना गलत है। और वो मनोज जी, आपने देखा भी होगा कि हम रिपोर्टर्स का जो काम करने का जो टाइम था ना, वो हमने छोड़ दिया। हमने कहा नहीं, हम तो जब मन करेगा तब जाएंगे, रात को चले गए। पूरे पावर शिफ्ट को देखते हुए आप देख रहे थे। हाँ, अब आपको एक बात एग्जांपल बताऊं तो ये दौर ना दिल्ली वालों ने पहली बार देखा। मैं आपको उस दिन का उस वक्त का एग्जांपल बताता हूँ। दिल्ली का एक बहुत बड़ा सट्टेबाज नामी, वो पूरा टेम्पो केले से भर के लेके आया हुआ। केले से भर के पूरा टेम्पो कि भाई यहाँ पे लोगों को। दिल्ली में कहाँ की घटना है ये रामलीला मैदान में जो चल रहा था आंदोलन, रामलीला मैदान में टेम्पो कि लाखों लोग आए हुए हैं, हजारों लोग आए हुए, उनको जो ना वो खिलाएंगे। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार तू तो महान आत्मा है, तू तो भ्रष्ट आदमी है, दोस्त अपना। और मैंने कहा तू क्या करा कर? नहीं यार रामेश्वर जी, मुझे पाप धोने का एक मौका मिला, मुझे पाप धोने दो। मैंने क्यों करा? ये आदमी जो ना, मुझे तो सतयुगी लगता है। और वाकई में ऐसा नहीं है। केजरीवाल जी की जो उस वक्त इमेज थी इनकी पार्टी की, वो पूरे देश को मुझे लगता है कि उन्होंने आकर्षित किया। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने उसी मामले को बार बार उसको रिपीट करते रहे। कोई भी इलेक्शन आया, गोवा का इलेक्शन आया और जगह का इलेक्शन आया, गुजरात का पंजाब का इलेक्शन आया, ये रिपीट करते रहे। मारने की धमकी, पीटने की धमकी। शुरुआती दौर में तो केजरीवाल जी को चाटा पड़ा तो पूरा देश सन्न हो गया। केजरीवाल जी सन्न नहीं हो, पूरा देश सन्न हो गया। ये क्या हो रहा है? हमने देखा ही नहीं कभी किसी को पिटते हुए। लेकिन वो रिपीटेशन हो रहा है। और बीजेपी वाले, उनको तो पूरा नेटवर्क है, उन्होंने पूरा एक्सपोज कर दिया। रामेश्वर जी, तिहाड़ जेल के बाहर एक झुग्गी की महिला 30-40 से ज्यादा अखबार, पुराने रद्दी, अपने हाथ में लेके एक एक अखबार लोगों को दे रही थी। पूछा गया कि ये क्या कर रही है? बारिश हो रही थी, आपको याद होगा जब गिरफ्तारी के लिए पुलिस वहां गई तो गिरफ्तार होने लग गए अरविंद केजरीवाल, तो बारिश हो रही थी। तो वो कह रही थी मेरे पास देने के लिए और खाने के लिए कुछ है नहीं, ये पेपर दे रहा हूँ, इस पे लोग बैठेंगे कम से कम। तो मेरा मैंने ऐसा सेंटीमेंट जगा दिया था अन्ना हजारे के आंदोलन में और इस आंदोलन में, और उसका नतीजा हम लोगों ने इतने ही कम साल में 2012-11 से शुरू हुआ और ये 2022 11-12 साल में 22 के उत्तरार्ध में हम खड़े हैं। हाँ बिल्कुल, और इतने ही दिन में हमने देख ली ये क्या हुआ। पहली बार हमने ऐसी राजनीति देखी और लोग बड़े खुश थे। केजरीवाल जी से बहुत खुश थे। लेकिन इतिहास को दोहराया जाने लगा ना, सेम आरोप, सेम बातें, सेम चर्चा। तो और बीजेपी तो जानते ही, आप उनका नेटवर्क जानते हैं, उनका काम करने का तरीका, उनके पीछे कौन लोग हैं, क्या नेटवर्क है, सब जानते हैं। तो उन्होंने एक्सपोज करना शुरू कर दिया, डिफेंसिव हो गई। अब ये जो हम कह रहे हैं कि केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर, जो हमें शुरू में लगता था कि ये तो कर देंगे, अब तो लगता है कि टक्कर बराबर की और पता नहीं क्या हो जाए। वरना हमें तो शुरू में लगता लोगों के सबसे पहली बार जिसने थप्पड़ मारा था ना, वो था एक ऑटो ड्राइवर, उसका नाम था लल्ली, जिसके बाद जिसके यहाँ केजरीवाल मिलने भी गए थे फिर। हाँ जी हाँ। और लल्ली से मेरी बात हुई, अभी भी मेरे फोन में उसका नंबर सेव है, अभी भी मेरी कभी कभी बात हो जाती है। बड़ा दुखी रहता है, कहता है आप लोग बार बार बात कर लेते हो, हमारे पास तो कोई फायदा पहुंचा नहीं। मैंने कहा क्या फायदा चाहिए? तो कहे क्या कि अरे उन्होंने तो उस दिन फल की टोकरी वोकरी भिजवा दी थी, खुद मिलने आ गए थे, उसके बाद हमें कुछ मिला नहीं। तो मैंने कहा तुम किस सोच से गए थे? मैं तो बस ऐसे ही, मेरे दिमाग में कुछ फितूर आ गया था, मैं चला गया। वो एक दिन मुझे मिल गया, मैं ऐसे ही पुरानी दिल्ली स्टेशन के सामने खड़ा होकर के रिपोर्टिंग कर रहा था। वो आकर मेरे पास आ गया, कहा कि आप कुणाल जी हैं, आपसे तो मेरी बात होती रहती। मैंने कहा मैं तुम्हें पहचान नहीं रहा है। कहा मैं लल्ली हूँ, मैंने ही थप्पड़ मारा था, आप मुझे मेरे ऊपर कोई कवरेज करो। तो ये अपने आप में एक अजीब सी पूरी विडंबना है कि जो एक एग्रेसिव राजनीति जो अरविंद केजरीवाल ने शुरू की, उनकी एक सबसे बड़ी खास बात है कि जो अपने खिलाफ भी जो तमाम चीजें होती हैं उसको एग्रेसिवली वो अपने पक्ष में कर लेते हैं। ये उनकी एक बड़ी खास बात है। लेकिन इस बार पहली बार मैंने देखा है कि एमसीडी चुनाव में थोड़ा डिफेंसिव नजर आ रहे हैं। खास तौर पर सत्येंद्र जैन की बात हुई है, और ये इस समय एक बीजेपी ने एक नया तरीका एमसीडी चुनाव में निकाला कि सुबह 9:30 बजे या 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई स्टिंग ऑपरेशन, कोई वीडियो, कोई नया हफ्ते में 2-3 दिन तो ये आम है कि सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में उनकी एक पीसी हो जाती है पूरा दिन। और ये बीजेपी ने
जी, और ये बीजेपी ने तरीका निकाला है कि आम आदमी पार्टी को कैसे काट करना है, तो उनको उनकी पीसी करने से पहले हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। एक होता है कि नरेटिव कौन पुश कर रहा है जनता के बीच में, तो ये नरेटिव पुश करने की बात है। बीजेपी ने इस चुनाव में, जीते हारे पता नहीं क्या होगा नतीजा, लेकिन इन चुनावों में उन्होंने नरेटिव पुश करने की कोशिश की है कि सुबह में एक ऐसा नरेटिव हम डाल दें जिस पर लोग दिन भर उसकी चर्चा करें, वही बात चर्चा में रहे, चाहे वो सत्येंद्र जैन का मसाज वाला वीडियो हो या खाने वाला वीडियो हो, या फिर आज की हम बात कर लें, आज एक नया मामला आ गया कि किस तरीके से विजिलेंस जो डायरेक्टरेट है उसने स्कूल के जो क्लासरूम्स बने उसमें घोटाले की बात की। तो वो चाहते हैं लगातार कि एक नैरेटिव हर रोज हम एक ऐसा तैयार रखें कि उनकी नाकामियों पर 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता, लेकिन आम आदमी पार्टी उस पर एग्रेसिव हो उससे पहले वो अपना एजेंडा सेट कर देते हैं और दिन भर उस पर चर्चा होती है। तो ये कहीं ना कहीं ये खेल है जो इस बार बीजेपी अच्छी तरीके से कर रही है। शायद उनके केंद्रीय नेतृत्व का ये एक तरीका है अरविंद केजरीवाल को थोड़ा कंट्रोल में रखने का, लेकिन नतीजे कुछ भी हो सकते हैं, नतीजे पर क्या होगा इसका असर तो नहीं पता है, लेकिन ये एक तरीका तो देख लिया, एक फॉर्मेट, एक नया फॉर्मेट। हाँ रमेश्वर जी, आता हूं आपके पास। ये एक बड़ी बहस है इसमें, जो हम लोग एज अ पत्रकार भी रोज देखते हैं कि दिल्ली को लेकर दिन भर एक एजेंडा कम से कम जरूर हॉट प्लेट पे रखा होता है। उस दिन तापमान उसका बढ़ा होता है और उस दिन सबके डिफेंसेस और सबके ऑफेंसेस अपनी तरफ से सेट होते रहते हैं। और इस सब में जब हम बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस बनाम बीजेपी, इस सब की जब चर्चा करते रहते हैं, इन सब के बीच में आम आदमी पार्टी के अंदर का डिसेंट जो है उसकी भी बड़ी चर्चा है। जैसे अभी मैंने अखिलेश पति त्रिपाठी की बात की, उनको एसीबी की जांच के दायरे में है, लेकिन ये ही एक एग्जाम्पल नहीं है। आपके मटियाला से विधायक हैं गुलाब सिंह यादव, वो आपका श्याम विहार में एक मीटिंग में पहुंचते हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और दूसरे समर्थक ही उनको पीटना शुरू कर देते हैं। बीजेपी, इसका वीडियो बड़ा वायरल होता है कि बीजेपी के लोग इसका वीडियो अपने अपने तरीकों से उठा के शेयर करते हैं। ये आरोप लगते हैं कि मतलब इस तरह की जो लाइन सेट होती है कि ठीक है भाई, आप अखिलेश पति त्रिपाठी के लिए बोल रहे थे कि भाई वो प्लांटेड है और ये इस तरह की बीजेपी के अपने आरोप हैं, बीजेपी फंसाने की कोशिश कर रही है, ये है वो है, लेकिन भाई अब आपके ही कार्यकर्ता पीट पाट रहे हैं, ये सब चीजें हो रही हैं। और फिर ये भी बात होती है कि भाई आप साइलेंट हैं इस पूरे मसले पे कि आपके विधायक को पीटे, एक जनप्रतिनिधि को पीटा जा रहा है। सर ये क्या है? कुणाल जी आप बताएं, फिर मैं मनोज जी के पास चलता हूं। देखिए, इसमें एक तरीके से मैं लगातार कर रहा हूं कि हम जब पॉलिटिक्स को कवर करते हैं ना, तो हम एक डायग्नोज करते हैं, एक लाइन ऑफ, जो जैसे डॉक्टर देखते हैं ना कि क्या क्या हुआ उसमें, पहले क्या हुआ, फिर डायग्नोसिस जो होता है, तो हम उसको डायग्नोज करते चलते हैं। तो जब आप इस पूरे पॉलिटिकल जो घटनाक्रम है इसको का डायग्नोसिस करेंगे तो आपको इसका एक टेम्पलेट दिखेगा। टेम्पलेट ये दिखाई पड़ता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक तरीके से एग्रेसिव कैंपेन का मुद्दा छेड़ा और उसमें उन्होंने कुछ, हो सकता है इसमें हमें ये पता नहीं है कि आखिरकार किस तरीके से कितना इन्वॉल्वमेंट है बीजेपी का, लेकिन जिस तरीके से हमें दिखाई पड़ रहा है कि जिसने पहला आरोप लगाया कि उस टिकट की खरीद फरोख्त हो रही है, उसको बीजेपी ने शामिल करवा लिया। वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था, उसको बीजेपी ने 2 दिन पहले शामिल करवा लिया है। उसके बाद एक महिला आती है, वो भी खरीद फरोख्त का आरोप लगाती है, वो भी बीजेपी के मंच पर आके करती है। तो क्या इसको इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये जो बगावत है उसको बीजेपी पीछे से हवा दे रही, पीछे से पुश कर रही है ताकि उनका नैरेटिव बना। तो ये एक तरीके से हमें दिखाई पड़ रहा है कि एक सेट पैटर्न है, एक सेट एजेंडा है। एजेंडा को कहीं ना कहीं वहां पर लाने के लिए ये जो केजरीवाल साहब का खेल था, स्टिंग कर लेना या किसी के खिलाफ इस तरीके के आरोप लगाना और फिर वहां से चले जाना, तो उस खेल में यहाँ पर कोशिश कर रही है कि कुछ दांव चल दिया जाए। और कहीं ना कहीं उस दांव की जब चर्चा होती है ना आम लोगों पे, जैसे हम और आप चर्चा कर रहे हैं, तो वो कामयाब भी हो गई कि देखिए हो तो रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, पिट रहा है। मटियाला के विधायक गुलाब सिंह क्यों महत्वपूर्ण है? सिर्फ मटियाला के विधायक है ऐसा नहीं है, गुजरात के प्रभारी भी हैं आम आदमी पार्टी, और गुजरात में भी चुनाव हो रहा है जी। तो अगर गुलाब सिंह पिट रहे हैं तो मैसेज सिर्फ दिल्ली में नहीं जा रहा है, गुजरात तक पहुंच रहा है।
तो ये जो पिटने पिटवाने खिलाड़ी ये सब तो है, कहीं ना कहीं पूरा पॉलिटिकल खेल है। अब कौन करवा रहा है, कौन कर रहा है, इसमें हम बहुत नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ लग रहा है कि इस तरीके का कुछ कोई वायरस चल रहा है जो एक के बाद एक को वहां पर घुसता चला जा रहा है, जैसे होता था ना कोविड के। गुलाब सिंह खुद ही हाँ, गुलाब सिंह ने खुद ही ट्वीट करके कहा कि बीजेपी के लोग मुझे पीटने वालों को बचाने के लिए थाने में पहुंचे थे और ये सब चीजें हैं, उन लोगों को भाजपा का उम्मीदवार मौजूद था। और जिसमें आप जिस झंझट की बात कर रहे हैं आप लोग, जो पार्टी के बीच में होता है, हमने ये मतलब बंगाल चुनाव में भी देखा, वहां पे बीजेपी बैकफुट पे थी, क्योंकि वहां के लोग टिकट बांटने, टिकट काटने को लेकर बीजेपी के लोग वहां पे पार्टी के खिलाफ पार्टी पे हमलावर थे वहां पे। ये हमने वहां पे बंगाल चुनाव में देखा पिछले साल। मनोज जी, कैश फॉर स्कैम की बात, क्या कैश फॉर टिकट की बात हो रही है, इस पूरे स्कैम को जिसको बार बार कहा जा रहा है कि इस तरह की चीजें हुई हैं आरोप की शक्ल में अगर कहा जाए, तो इस पर आप क्या सोचते हैं सर, क्या सेंटिमेंट्स हैं? देखिए, ये केजरीवाल जी को तो पता होगा, लेकिन वो इसे स्वीकारेंगे नहीं आसानी से कि जो लोग उनके साथ जुड़े हैं या वो भी उसी राजनीतिक सिस्टम में हैं जिस राजनीतिक सिस्टम में भाजपा, कांग्रेस और दूसरी पार्टियां रहती आई। ये केजरीवाल जी को पता होगा या वो मन से भले इसको स्वीकारे नहीं, लेकिन इनको स्वीकारना चाहिए कि जो लोग उनके साथ जुड़े हों कोई आसमान से आए हुए चमत्कारी पुरुष नहीं है। अभी पिछले दिनों एक खबर आई कि मुकेश गोयल नाम के एक नेता जो कांग्रेस में वर्षों रहे और सभी महत्वपूर्ण नगर निगम के पदों पर रहे, उन्होंने एक जेई से पैसे मांगे नहीं मांगे मुझे नहीं पता, लेकिन आप बतावें उस मुकेश गोयल को हम सब जानते हैं। आपके पास वो आए तो आपके पास कोई ऐसी चीज है कि जो आपके पारस है कि आपने उसको छुआ और वो सोना बन गया? तो ये आपको मानना पड़ेगा कि आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, आपको भी चुनाव लड़ने के लिए आपको पैसे चाहिए, आप भी लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। टिकट में पैसे लेकर टिकट देने की बात कोई नहीं तो है नहीं। हाँ, अब ये जो फर्क पड़ा है वो और खतरनाक हुआ कि पहले दल जो है वो चंदा भी लेते थे और इस तरह के डोनेशन पब्लिकली लिया करते थे। गांव के लोग इकट्ठा होकर पैसे देते थे चुनाव लड़ने के लिए। अब तो आप वो सब बंद करके कि हम तो बड़े ईमानदार हैं, हम तो साहब कट्टर ईमानदार हैं, हम 1 रुपया किसी से नहीं लेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे, और पता लगा कि इतने लाख रुपए लिए आपके फलाने चेले ने, फलाने अखिलेश प्रतिनिधि पार्टी ने, तो फलाने ने। तो ये मुझे लग रहा है कि इसको स्वीकारना होगा कि राजनीति ऐसे ही चलती है और इस राजनीति को शुद्ध करने के लिए कठोर जो वायदे आप लोगों से किए हैं उस पर कठोरता से आपको अमल करना होगा, आपको दिखाना होगा। इसी दिल्ली में हम लोग बूढ़े हो गए, अब इस दिल्ली में 35-36 साल पत्रकारिता करके हमारे श्री रामेश्वर कुणाल जी भी काफी सीनियर है, हम लोगों ने देखा है इसी दिल्ली में 50,000 रुपए में लोगों ने विधानसभा का चुनाव लड़ा है। इसी दिल्ली में मैं भाजपा के 2 ऐसे मेयर को जानता हूं जो 10,000 रुपए अपनी जेब से खर्च करने की स्थिति में नहीं थी, पार्टी ने चंदा करके उनको चुनाव लड़वाया और चुनाव जीतने के बाद मेयर बनवाया। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी बड़ी ईमानदार, मैं ये उदाहरण दे रहा हूँ। जब प्रवेश जी सारा जिनकी राजनीति किए, आपको पता होगा जो आदमी 8 साल दिल्ली का मुख्यमंत्री रहा, उसके पास रिफ्यूजी कोटे का मिला हुआ 2 कमरे का घर था, जो अपना कपड़ा भी चेंज करते थे तो पब्लिक के बीच में जाके करते थे। और वो आदमी 1952 में एमएलए थे जब दिल्ली में पहली विधानसभा बनी। इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर आप चाहें तो इस दिल्ली में आप ईमानदारी राजनीति, इसके लिए आपको कोई ढोंग करने की जरूरत नहीं है। जब प्रवेश जी ने कभी ढोल नहीं पीता कि वो ईमानदारी है और ईमानदारी की राजनीति कर रहे हैं। हम सब जानते थे कि जब प्रवेश जी के क्या क्या शौक हैं और वो कैसे पूरे किए जाते हैं। पूरे जिंदगी उनके पास गाड़ी नहीं थी, ऑटो से चलते थे। और ये जब प्रवेश जी नहीं है, मैं तो 10 नाम इसी का अब जिन लोगों का लेके मैंने प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के डीटीसी बस में यात्रा करते हुए देखा। ये तमाम तरह की चीजें हैं और आम आदमी में भी बहुत सारे ईमानदार लोग होंगे और होने भी चाहिए। राजनीति देश ऐसे ही नहीं चल रहा है, अगर सारे भ्रष्ट होते तो ये देश चलता ही नहीं जी। लेकिन हम ये जबरदस्ती इस बात को और गलत को गलत नहीं स्वीकारें
और जबरदस्ती हम इस बात को, जिसको हम लोग या हम भाषा में, जैसे मैं ओरिजिनल बिहार का हूँ तो थेथरई कहते हैं, कि वो हम थेथरई करेंगे नहीं, हम तो कट्टरी ईमानदार है, तो ज्यादा गड़बड़ है और उससे राजनीति का ज्यादा नुकसान हो रहा है, फिर उससे आप ज्यादा एक्सपोज होंगे। देखिए, पार्टी तो पैसा लेती है, ये तो जग जाहिर है, कोई दिक्कत नहीं है। कई साल पहले आपकी जानकारी में होगा कि दिल्ली के दो बहुत बड़े कांग्रेसी नेता देर रात को 2 बजे जी ब्रीफ केस लेके एक बहुत बड़े नेता के घर के बाहर पहुंचे। आपकी ही आज तक वालों ने, उसमें कुणाल भी शामिल है, स्टिंग किया था। रात को 2 बजे आपने रिकॉर्डिंग करके चला दिया, सुबह दिल्ली में हंगामा हो गया। तो पार्टी पैसा लेती है, ये तो बहुत सामान्य बात है। लेकिन सवाल ये है, जैसे भी कुणाल जी ने बताया कि 300 रुपए एक मीटिंग होती है महीने में, पार्षद को मात्र 300 रुपए मिलते हैं, तो वो भाई मेरा पैसे क्यों दे रहा है टिकट पाने के लिए? हाँ, ये वाजिब सवाल है, ये सवाल उठना चाहिए, वाजिब है, वाजिब सवाल है ना। हाँ। कि भाई एमएलए की तो तनख्वाह ठीक है, वो लाख है, किसी की 2 लाख है, किसी की 3 लाख है, और आपके पास फंड है, एमएलए के पास फंड है, काम करवाने का सब फंड है, कुछ है, तमाम चीजें हैं। लेकिन ये है कि भाई ठीक है, पार्टी को तो चाहिए, पार्टी तो जो कोई भी इलेक्शन लड़ेगी उसको पैसा चाहिए, कहीं से भी आए, वो तो शुरू से चल रहा है, वो तो जब से देश में लोकतंत्र हुआ, सरकारी चली हो रहा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि ये बंदा पैसे क्यों दे रहा है? उसने बोला मैं 80 लाख दे रहा हूं, वो कह रहा है मैं 90 लाख दूंगा, वो कह रहा है कि मैं 1 करोड़ दूंगा। अरे भाई साहब, तुम यार ये मामला क्या है? तो देखिए, एक तो सीधी सीधी बात है कि कुर्सी का नशा होता है, सत्ता का नशा होता है, वो तो होता ही है, ठीक है, उसको तो कोई डाउट नहीं कर सकता। लेकिन आपको पता है कि जब आप काउंसलर बन जाते हैं, काउंसलर बनने के बाद इनडायरेक्टली आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? मजा आ जाएगा, आपको आनंद की अनुभूति हो जाएगी। बताइए क्या क्या मिलते हैं। सबसे पहले आपके घर पे 2 या 3 जो है ना सरकारी है। कुणाल जी, आज सारे राज खोल ही डालिए। नहीं, वो राज नहीं, वो तो प्यार मोहब्बत की आपस की बात है। सबसे पहले चलिए आप अपनी बात, हाँ बिल्कुल बताइए रमेश जी। सबसे पहले तो जो काउंसलर है, अगर वो किसी कमेटी का चेयरमैन है, 22 कमेटी होती है, 22-24 कमेटीज हैं, बागवानी कमेटी, हेल्थ कमेटी, कम्युनिटी कमेटी, ये कमेटी, फलना कमेटी, बहुत सारी कमेटी। अगर उस कमेटी का चेयरमैन है, उस कमेटी के पास कोई पावर नहीं होती। लेकिन अगर वो उस कमेटी का चेयरमैन बन गया तो 3 या 4 चपरासी तो उसके घर पे पहुंच जाते हैं। 4 नौकर होते हैं जो बेचारे 4th क्लास एम्प्लॉय होते हैं, 3-4 उसके घर पे जाते हैं। ड्राइवर सरकारी, ठीक है सर, उसके घर जो सब्जी पहुंचेगी सरकारी, फल फ्रूट पहुंचेंगे सरकारी, कार में उसके जो पेट्रोल डलेगा वो भी सरकारी। मतलब आप मुझे सवाल करते रहिए, मैं बताता रहूंगा। इलाके के अंदर सारा सबसे बड़ा जो खेल है वो क्या होता है? सबसे बड़ा खेल है कि इमारत बन रही है, बिल्डिंग बन रही है। बिल्डिंग बाय लॉज वो है एमसीडी के पास, जो केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त है। केंद्र सरकार ने उनको अधिकार दे रखे कि दिल्ली को संवारना, बनाना कैसे बने वो तुम्हारा काम है। ऊंची जाएगी या ऐसी जाएगी वो करेंगे। आप ये देख लीजिए, नक्शा आप पास करवा लीजिए, ऑनलाइन है, सब कुछ करवा लीजिए आप नक्शा, उसके बाद भी आप करके दिखाइए। सब कुछ बटा हुआ है, पूरा करप्शन है, पूरा बच्चा, सबको पता है। 20 साल पहले भी ये था, आज भी, 20 साल बाद भी रहेगा। अच्छा, इसमें एक बड़ा रोचक पहलू है। एक बार हमने एक स्टोरी की थी। स्टोरी ये की कि जब हम उस समय टाउन हॉल में एमसीडी का मुख्यालय हुआ करता था, पुरानी दिल्ली में, जहाँ के रामेश्वर जी हैं ओरिजिनली, अभी तो रोहिणी वाले हो गए, अब तो काफी दिल्ली के पॉश इलाके में पहुंच गए। लेकिन पहले पुरानी दिल्ली में जन्मे हैं और बहुत बहुत रमे हुए हैं। पुरानी दिल्ली के एकदम माहिर खिलाड़ी हैं। कभी आप बात करेंगे तो वहां की पूरी भाषा भी बता देंगे कि कैसे होती है वहां की। खैर, उस पर कभी और हम चर्चा कर लेंगे। तो वहां पर जब हम गए तो हम स्टोरी करने गए कि आखिरकार सारे जो ड्राइवर थे, जिन ड्राइवरों की बात कर रहे थे अभी रामेश्वर जी, वो एक कमरे में बैठ करके ताश खेल रहे थे। अच्छा। तो हमने कहा कि अरे भाई, आप लोग ताश खेल रहे हो तो गाड़ी कौन चला रहा है? गाड़ी कोई तो चला रहा होगा ना, महामहिम जो कमेटी के चेयरमैन है, पार्षद महोदय, उनकी गाड़ी कौन चला रहा है? अधिकारी साहब है। कहा क्या कि वो सब बेलदार चलाते हैं। अच्छा, गाड़ी चलाना बेलदारों की, जी हाँ, साफ सफाई। और बेलदार क्यों चलाते थे? क्योंकि वो परमानेंट नहीं होते। ये ड्राइवर जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, वो भेद जान जाएंगे। कल की तारीख में इंक्वायरी हो गई तो कुछ ना कुछ राज इधर उधर हो जाएगा। तो बेलदारों से गाड़ी चलवाई जाती थी और ड्राइवर पत्ते खेलते थे। तो ये खेल है एमसीडी का। एमसीडी में सैलरी नहीं है, लेकिन कमाई पूरी है, मोटी कमाई है। हर रोज बधा हुआ है
बेलदार का काम झाड़ू लगाना कम, वहां का खबरी ज्यादा होता है कि रामेश्वर जी ने अपने गली में एक ईंट किसके घर में लगी है और दूसरी ईंट किसके घर में लगी है, उसके यहाँ अगले दिन नोटिस ना चस्पा हो जाए तो आप बताइएगा। वसूली का काम वही लोग करते हैं। जेई जूनियर इंजीनियर बिल्डिंग डिपार्टमेंट में भर्ती होने का कितना पैसा मिलता है वो रामेश्वर जी जाने, उनकी सैलरी क्या होती है, लेकिन उनको कितना घूस दे करके करना होता है, क्योंकि जूनियर इंजीनियर ही सबसे सर्वे सर्वा होता है। कई मामलों में तो असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पानी भरते हैं, क्योंकि जेई सबका आंखों का तारा होता है। वो कमाई करके लाता है, वो पॉकेट में डालता है पैसा। तो वो जो होता है ना, जैसे कि कांस्टेबल हुआ, वो सबसे बड़ा वहां पर जाकर के अपना नजर रखता है, तो वो बाकी नजर बेलदार और जेई के थ्रू पूरा सिस्टम चलाते हैं पार्षद। तो इसीलिए पार्षदों की चलती है, उनको पता है वो अपने हिसाब से जेई की भर्ती कराने के लिए कि हमारे इलाके में कौन सा जेई लगेगा, उसके लिए इतनी पैरवी होती है कि जो जुगाड़ू जेई है, जो पैसा वसूलने में बिल्कुल माहिर है, मक्खी चूस है, एक एक दाना निचोड़ करके ले आता है, उसकी अपने इलाके में किसी तरीके से पोस्टिंग हो जाए, उसके लिए खूब बोलियां लगती हैं और खूब पैरवी होती है। तो यही सब खेल है और उसमें खूब मजा आता है। रामेश्वर जी और हम जब करते थे एमसीडी कवर, तो हम लोग कई बार कहते थे कि दिल्ली सरकार में क्या मजा है, जो रस इस एमसीडी को कवर करने में है ना, वो दिल्ली सरकार को कवर करने में मजा और नहीं आप है। जो है और सिद्धांत जी, आप ना कभी सिविक सेंटर में जाइए, जो इनका मुख्यालय है। जी मैं गया हूँ। मुख्यालय में नेताओं के जो रूम्स है ना, रूम आप देख लीजिए ना, मैं कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार के अंदर जो आईएएस अधिकारी हैं, उनके कमरे भी ऐसे नहीं होंगे। मैं अभी तो क्यों नहीं होगा नशा? मैं सिविक सेंटर आपका मुश्किल से 5-6 महीने पहले गया था, जब मुझे जहांगीरपुरी में एक्शन के बाद राजा इकबाल सिंह का इंटरव्यू करना था। तो मैं उनका इंटरव्यू करने गया था, तब मैंने सिविक सेंटर को टहल घूम के थोड़ा देखा था, और आपकी बात से मैं वाकिफ भी थोड़ा रखता हूँ। और कुमार कुणाल जी जो बता रहे थे अभी कहानी बेलदारों की और ड्राइवरों की, इससे मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है बनारस के। मतलब मैं गांव बताऊंगा तो लोगों को पता चल जाए कहानी किसकी है, और कई सारे लोगों की नौकरी चली जाएगी इसमें। तो लेकिन मैं बताऊंगा, गांव का नाम नहीं, तो बनारस से सटा हुआ एक जिला है और वहां का एक गांव है। वहां पे कम्युनिटी हेल्थ क्लिनिक जो होते हैं, सीएचसी पीएचसी होते हैं, और सीएचसी में एक सफाई कर्मी है, और सफाई कर्मी तनखैया है, मतलब उसको सैलरी मिलती है, और वो खुद नहीं जाता है काम पर, उसने किसी और को रखा हुआ है, वो उसको 5-10 हजार रुपए देता है। और सफाई कर्मचारी जो है वो मूलतः बैंड जो होता है, शादियों के बैंड होता है, वो बैंड पार्टी चलाता है उस गांव में। और उस गांव में बैंड पार्टी उसकी है, अपनी है वो बैंड पार्टी। वो कभी काम पे नहीं जाता है, वो साइन वाइन करने जाता है कभी कभी, और 10-15 हजार 12 हजार रुपए वो उस व्यक्ति को देता है जो उसकी जगह वहां पे काम कर रहा है। तो मैंने पूछा कि ये व्यवस्था क्यों है, आपको उस व्यक्ति को भी ज्यादा काम तो करना नहीं होता है? तो उसने कहा कि बोला सर हमारे पास विभाग के बहुत सारे काम आते रहते हैं, वहां पे जाओ, ये देख लो, वहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। और बोला सर कि अब हम उसी में फंसे रह जाते हैं, तो हम यहाँ पे कहाँ से करवाएं। तो कहा कि आपकी बात सही है, आप मतलब तो वो तो बनारस की बात, आपने किसी गांव की बात कही, ये बिल्कुल दिल्ली के दिल, राजधानी के बीचों बीच की बात कर रहे हैं आप। देश की एकदम खेल, पूरा जबरदस्त खेल होता है। और आप जाएंगे ना तो पूरा रस आनंद आ जाएगा, और किसी को कोई मुगालता नहीं है कि हम ऐसा कर रहे हैं तो कहीं फंस जाएंगे, कुछ हो जाएगा। सब कुछ एकदम बिल्कुल ठोक करके, एकदम सीना ठोक करके, करप्शन का वो ऐसा अड्डा है। इसीलिए मैं कहता हूँ, कई बार होता है कि बड़ी हम निटी-ग्रिटीज में, टेक्निकलिटीज में फंस जाते हैं। अब जैसे यूनिफिकेशन हुआ एमसीडी का, तो लोग कहते हैं क्या बदलेगा, क्या नहीं होगा, बहुत सारी चीजें हो गई। अब 1996 में जो मौजूदा स्वरूप है एमसीडी का, वो आया था, उसमें दिल्ली सरकार को बहुत सारी पावर दी गई। और जब 2012 में जब ट्राइफर्केशन हो रहा था, 3 हिस्सों में बांटा गया, तो और सारा पावर दे दिया गया। यानी अरविंद केजरीवाल साहब सबको खुश होना चाहिए था कि एक तरीके से उनका एमसीडी पर सीधा सीधा अधिकार क्षेत्र में आता था। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने शायद गलती की है। मैं इसीलिए कहता हूं कि 7 दिसंबर को चाहे कोई पार्टी जीतेगी, कोई भी पार्टी हारेगी, लेकिन दिल्ली की जनता को हारना तय है। क्योंकि जो केंद्र ने यूनिफिकेशन का बिल लाया है ना, उसमें वापस सारे अधिकार केंद्र के पास चले गए। यानी अगर आम आदमी पार्टी की भी सत्ता चली आती है एमसीडी में, तो केंद्र सरकार, अभी सिर्फ दिल्ली सरकार कहती है ना कि हमें केंद्र परेशान करता है, तो वहां वो भी टसल शुरू हो जाएगा, एक और पैरेलल टसल। बिल्कुल बिल्कुल। तो केंद्र बनाम दिल्ली बनाम एमसीडी, ये चलता रहेगा। और अगर बीजेपी की सत्ता आती है
तो फिर तो दिल्ली सरकार के थ्रू ही जाना है, तो वहां पर जो मौजूदा सिस्टम है वो बना ही रहेगा, मौजूदा सिस्टम फिर खत्म होगा ही नहीं। जो बीजेपी की सत्ता अभी चल रही, तो फिर मौजूदा सिस्टम में रच बस गए, सब लोग कह रहे हैं कि अरे चलो ठीक है, चौथी बार भी जीत गए तो कौन सा ही भलाई कर देना है। तो जो भी नतीजे हों 7 दिसंबर को, हारना दिल्ली की जनता को है, वो तय है। इसके बाद स्थितियां और खराब होने वाली, यूनिफिकेशन से बहुत ज्यादा फायदा होगा ये मुझे लगता नहीं है। ये मुझे लगता है कि एक रिग्रेसिव कदम है, प्रोग्रेसिव कदम नहीं है। जब हर जगह बात होती है कि डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए पावर को, उसमें आप सेंट्रलाइज पावर कर रहे हैं, तो ये कहीं से भी प्रोग्रेसिव मुझे नहीं दिखाई पड़ता। ये एक रिग्रेसिव कदम है और इससे बहुत ज्यादा जनता को फायदा नहीं होगा। डिलिमिटेशन में भी बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, जिसको लेकर के इसके जो आफ्टर इफेक्ट है इस इलेक्शन के, वो बहुत दिनों तक हमको देखने के लिए मिले। जी, नेता नगरी में वक्त हो चला है एक छोटे से पॉज का, और पॉज के बाद हम चलते हैं अपने अगले सेक्शन की ओर, बातें करेंगे बहुत सारी, आप बने रहिएगा। तो नेता नगरी के इस सेक्शन का नाम है फुर्सत की सलाह, जहां पे हम क्या लिख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इन सब पे बातचीत कर रहे हैं। क्या लिख रहे हैं तो वो बड़ा कठिन सवाल हो जाता है, क्या पढ़ रहे हैं और क्या देख रहे हैं, ये सवाल का जवाब देना कभी कभी थोड़ा आसान हो जाता है, कभी कभी थोड़ा हफ्ता प्रोडक्टिव गुजरता है। अड्डा, ललन टॉप अड्डा, जिसपे आप सब लोग आए, हम लोग कितनी बार शुक्रिया अदा करें आपका कि आप सब लोग आए, इतना प्यार दिया आप लोगों ने। उसकी व्यस्तताओं के बीच पढ़ना लिखना थोड़ा कम होता रहा, फिर भी कुछ किताबें उठ गई, कुछ सीरीज और कुछ ओटीटीज खुल गए, जिससे हमने रास्ता तय किया कि यार इतना तो कर ही सकते हैं। जो देखा वो बता दे रहे हैं, जो देखेंगे वो भी बता देंगे आपको, ठीक है। हमने देखना शुरू किया, बहुत दिनों से था कि यार देखेंगे देखेंगे, लेकिन नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है मैनिफेस्ट, एक हवाई जहाज है जो गायब हो जाता है, लोगों को पता ही नहीं चलता है जो हवाई जहाज में बैठे हैं कि हवाई जहाज गायब हो गया। उतरता है तो वहां पे जमीन वाले लोग बोलते हैं कि भैया तुम 2 घंटे की उड़ान नहीं करके आए हो, तुम 5 साल तक गायब थे। और उसके बाद वो एक सुपर नेचुरल इवेंट्स का एक शुरू होता है, पूरा एक शिराजा, और वो उस मैनिफेस्ट में है, तमाम चीजें हैं, कॉलिंग्स हैं, तो एक ठीक है, मजेदार है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत भयानक नहीं, लेकिन देख रहा हूं इसलिए बता दिया। एक अच्छी डॉक्यू सीरीज है नेटफ्लिक्स पे, पेप्सी वेयर इज माई जेट। हुआ क्या था कि पेप्सी ने एक बार एक एड निकाला अपने लोगों के लिए, अपने ग्राहकों के लिए, कि पेप्सी पियो और कुछ इनाम, और उसमें जो है आपको फाइटर प्लेन जीतने का मौका मिलेगा, फाइटर प्लेन जेट, लड़ाकू जेट आपको जीतने का मौका मिलेगा। एक आदमी वो लॉटरी जीत गया और पेप्सी वालों ने उतना ध्यान नहीं दिया, उतने सोचने नहीं लिया, और उसने पेप्सी पे मार दिया केस। और वो केस की ही पूरी कहानी है कि पेप्सी वेयर इज माई जेट। बढ़िया सीरीज है, नेटफ्लिक्स पे है, बहुत 4-5 एपिसोड है, 3-4 एपिसोड ही है उसमें, और लेकिन बढ़िया है, बढ़िया से बनाया गया, उसको देख सकते हैं आप, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। मैं एक सीरीज अभी देख रहा हूं, वो सोनी लिव पे है, उसका नाम है तनाव। उसका अंग्रेजी जिस सीरीज का एडेप्टेशन है वो फौदा करके उस सीरीज का नाम है, वो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। ये तनाव है, तनाव सुधीर मिश्रा ने बनाई है, और वही हजारों ख्वाहिशें ऐसी वाले सुधीर मिश्रा, और ये तनाव जो है सोनी लिव पे अवेलेबल है, उसका हिंदी अडेप्टेशन है। ये कश्मीर में इंटेलिजेंस और फोर्सेस, उनकी दिक्कतों पर केंद्रित है ये सीरीज, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा नेटफ्लिक्स पे एक मूवी रिलीज हुई है, मोनिका ओ माय डार्लिंग, तो मैंने अभी उसको भी माई लिस्ट में टिक करके सेव किया है कि यार इसको भी देखना है। इसके अलावा खाकी भी रिलीज होने वाली है, शायद आज ही रिलीज होगी जब हम ये एपिसोड शूट कर रहे हैं, तो वीकेंड की बिंज वॉचिंग में अगर कोई औचक काम नहीं आया तो वो भी निपटाया जाएगा। इसके अलावा मैं 2 किताबों का जिक्र करना चाहता हूं, जो 2 किताबें मैंने शॉर्टलिस्ट की हैं आप लोगों के लिए। एक है अनिल स्वरूप की किताब नो मोर अ सिविल सर्वेंट। नो मोर अ सिविल सर्वेंट, अनिल स्वरूप आईएएस अधिकारी थे, और उसके बाद जब सर्विस से बाहर आते हैं और उन्होंने एक किताब लिखी, और किताब लिखने के साथ साथ उन्होंने बहुत सारी चीजों का उन्होंने इसमें ब्यौरा दिया है। आईएएस अधिकारियों के बारे में मिथ क्या हैं, उनके बारे में कहानियां क्या हैं, अपने बैच के अधिकारियों के बारे में जो कहानियां वो बताना चाहते हैं उसके बारे में इस किताब में बताते हैं, और अपने काम के बारे में जिस संगठन की वो नींव रखते हैं उसके बारे में भी बताते हैं। नो मोर अ सिविल सर्वेंट यूनिक पब्लिशर द्वारा छापी गई है, दाम इसका है 600 रुपए। और इसके अलावा ये दूसरी किताब मेरे पास आ गई है, और अभी वो जल्दी ही 2-4 दिनों में
ऑनलाइन बिक्री के लिए सामने आ जाएगी, जिसका नाम है, नया किताब का नाम है कीड़ा जड़ी। अनिल यादव हिंदी के पत्रकार रहे हैं लंबे समय तक, अब लिखते हैं, पत्रकारिता भी करते हैं, मौका मिलने पे लिखते हैं, हमारे मित्र हैं हम। और उनकी कुछ किताबें जो हैं बहुत बहस तलब और बहुत ज्यादा पढ़ी गई हैं, जिनमें एक किताब का नाम है ट्रेवलॉग है, वह भी कोई देश है महाराज। एक किताब का नाम है नगर वधु अखबार नहीं पढ़ती। एक किताब का नाम है, जिनके लेखों का संग्रह है, सोनम गुप्ता बेवफा है। और एक उनकी पतली कहानी की किताब है, एक ही कहानी की किताब है, उसका नाम है गौ सेवक। उसके अलावा उसके बाद ये किताब आई है कीड़ा जड़ी, अनिल यादव की किताब है, ये पेंगुइन से छपी हुई है। इसका दाम है 250 रुपए, पेपर बैक संस्करण का। ट्रेवेलॉग है, एक गांव की कहानी है, मतलब इसको ट्रेवेलॉग भी कहा जाए कि नहीं, इस पर भी बातचीत की जा सकती है। ये एक गांव की कहानी है, वहां पर वाक्यों और बिंबों और तस्वीरों की मदद से, तस्वीरें वो तस्वीरें नहीं जो फोटो की तरह दिखते हैं, उन तस्वीरों की मदद से जिनको हम बुनते हैं, जिनकी हम रचना करते हैं, जिसके लिए हम दिन बहुत बहुत धुनते हैं दिमाग कि यार ये लिखें तो हम शायद ये सीन क्रिएट कर लें। घटनाओं को हम कितने नजर से देख सकते हैं, हम रस्सी को, हम पहाड़ को, हम चिड़िया को, हम चुनमुन को, हम पेड़ की डाली को, हम छोटे छोटे इकोसिस्टम को कितनी महीन निगाहों से देख सकते हैं। उसके लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण है अनिल यादव का लेखन। उनकी नई किताब सामने है कीड़ा जड़ी, मैं ये भी नेता नगरी में रिकमेंड करना चाहूंगा। लल्लन टॉप में अब समय है जवाबदेही का, आपके सवाल और हमारे जवाब, और कोशिश करेंगे कि आपको तसल्ली बख्श जवाब देते जाएं आपके सवालों का। सौरभ भाई, मैं सिद्धांत हूँ, जवाब है, सवाल है लेकिन जवाब दूंगा आपका। बिहार में प्रशांत किशोर की यात्रा को लल्लन टॉप द्वारा कवर नहीं किया जा रहा है। मुझे लगता है कि वो बिहार में गंभीर खिलाड़ी के रूप में उभरे हैं। अगर वो सही लोगों को चुनते हैं तो वे बिहार के वर्तमान विमर्श को बदल सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इस बारे में नेता नगरी में कुछ अंतर्दृष्टि लल्लन टॉप द्वारा दी जाए। प्रशांत का सवाल है। प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया इस सलाह के लिए, इस सवाल के लिए भी। हाँ, जरूर हम इस पर चर्चा करेंगे। जब प्रशांत किशोर की यात्रा, जनस्वराज यात्रा वहां पे शुरू हुई थी, तो हमने वहां पे, जब चंपारण से शुरू हुई थी तो हमारे साथी सौरभ त्रिपाठी वहां गए भी थे, और अभी हमारे पास भी लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। हम एक सीमित रिसोर्सेस के साथ काम करने वाले संगठन के रूप में काम करते रहते हैं। तो हम अभी गुजरात चुनाव है तो तमाम चीजें हैं यहाँ पे, हमारी जो रेगुलर प्रोग्रामिंग्स वगैरह हैं हम उनको भी लगातार सतत बनाए रखने की कोशिश करते हैं। उसमें कहीं कभी कभी कुछ मिस होता है, हमारी गलती है, हम कभी न चाहते हुए भी कभी कभी हम करना पड़ता है, क्योंकि कहाँ लगाएं। लेकिन इस पर नेता नगरी में विमर्श हो, इस पर अलग से हम कवरेज करें, इस पर अलग से बातचीत करें, बहुत अच्छी सलाह है, हम जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच आपका इसके तरफ ध्यान दिलाने के लिए। कितनी बहसों में हमने मोदी के उत्तराधिकारियों की चर्चा की है, लेकिन उनमें नितिन गडकरी का नाम कभी नहीं सुना। नेता नगरी पर राय सुनना चाहेंगे, क्योंकि गडकरी प्रदर्शनकारी मंत्रियों में से रहे हैं, उनके पास अच्छा अनुभव है। क्या बीजेपी को उन्हें ऊपर उठाने की कोशिश करनी चाहिए? यदि नहीं तो कारण क्या हो सकते हैं? अनिल शर्मा, नेता नगरी में इस पर हम जरूर चर्चा करेंगे जब मौके के मुद्दे और थोड़े से रेफरेंसेस के साथ हम बातचीत अगर कर सकें तो। नितिन गडकरी के बारे में अनिल आप ही नहीं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, बीजेपी के नेता भी हमसे बातचीत में कहते हैं कि पार्टी के उन नेताओं में वो शामिल हैं जिनके पास बहुत सारा विजन है, बहुत सारा काम है, बहुत सारा इनोवेशन करने की ललक है। पार्टी के वो उन नेताओं में शामिल है नितिन गडकरी, कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। उसके अलावा संगठन के तौर पे भी वो बहुत काम करते हैं, और बीजेपी को उन्हें ऊपर उठाने की कोशिश करनी चाहिए। और ये सवाल मेरा नहीं है, हो सकता है ये जिसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूं, इसका जवाब लल्लन टॉप नहीं दे सकता है, इसका जवाब बीजेपी दे सकती है, इसका जवाब बीजेपी से जुड़े लोग दे सकते हैं, पदाधिकारी दे सकते हैं, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष दे सकते हैं। बीजेपी को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और क्योंकि बीजेपी के बारे में ये भी इस तरह की बातें भी होती हैं कि उनकी खबरें जल्दी पता नहीं चलती हैं कि क्या हो रहा है, तो बहुत सटीक राय बना पाना मुश्किल है। लेकिन हम जब मौका आएगा, मुद्दा आएगा, तो हम जरूर इस पर भी चर्चा करेंगे, ये तो वादा हम दिलाते हैं आपको। लल्लन टॉप अड्डे पे लाइव नेता नगरी देखा, मजा आ गया। ये बताइए लल्लन टॉप में आपके साथ काम कैसे कर सकते हैं? हिंदी अड्डा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अड्डे पे शिरकत की। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके और बहुत सारे दर्शकों के जो वहां पे आए, अपना पूरा समय निकाला। कई लोग तो 3 दिन आए और हमको बड़ा मजा आया उनके साथ मिलने, बतियाने में, एक्सपीरियंस शेयर करने में।
ललन टॉप में काम करने का तरीका बहुत सिंपल है। कोई वैकेंसी होती है तो हम एडवर्टाइज करते हैं, एडवर्टाइज करने के बाद उसके लिए प्रक्रिया शुरू होती है। उस प्रक्रिया में आपको सीवी भेजना होता है। आपकी सीवी छट के, बहुत सारे सीवी के बंडल में से सीवी छट के आती है, तो उस सीवी के टेस्ट लिए जाते हैं। आप टेस्ट फॉर्म करते हैं तो टेस्ट में छटने हैं, तो आप इंटरव्यू में आते हैं। इंटरव्यू में छट के एक कुछ लोग जो नीचे आते हैं उनकी नियुक्ति होती है। कि लंबी प्रक्रिया, लंबी तो नहीं है लेकिन प्रक्रिया है एक पूरी, इसको पूरा फॉलो हम करते हैं। जिसके बाद हम लल्लन टॉप में अपनी जगह बनाते हैं। हम में से कोई भी जिसने भी ऐसे ही जगह बनाई है, और आगे आने वाले लोग भी ऐसे ही आते हैं। लल्लन टॉप अड्डे में तो नहीं आ पाए, लेकिन शेड्यूल बता दीजिए कब किसका इंटरव्यू रिलीज करेंगे। शिवाजी दुबे पूछ रहे हैं, बहुत सही जवाब है। और पूरी लल्लन टॉप की टीम गजब माथा वाथा धुन रही है अपना इस समय। 23 नवंबर जो तारीख बीत चुकी है, उस दिन कुमार विश्वास का एपिसोड रिलीज हो चुका है हमारे लल्लन टॉप के ऐप पे। 24 नवंबर यानी ये तारीख बीत चुकी है, भुवन बाम का एपिसोड रिलीज हो चुका है हमारे ऐप पे। 25 नवंबर को जाकिर खान का रिलीज हो चुका है हमारे ऐप पर, जो आप देख सकते हैं जाके। ये भी तारीख बीत चुकी है। 26 नवंबर को अवध ओझा, इसके बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में, अवध ओझा का रिलीज होगा। 27 नवंबर को गौर गोपाल दास हमारे ऐप पे रिलीज होगा। 28 नवंबर को फैजल मलिक और अशोक पाठक, पंचायत वाले एक्टर्स विनोद और प्रहलाद चा, इनका हमारे एपिसोड हमारे ऐप पे रिलीज होगा। 29 नवंबर को हिमांशी सिंह जो टीचर हैं, उनका एपिसोड हमारे ऐप पे रिलीज होगा। 30 नवंबर को शिवांकित परिहार जो राजा रवीश कुमार से नाम से बनाते हैं वीडियो, उनका एपिसोड हमारे ऐप पे रिलीज होगा। 1 दिसंबर को आदित्य कुलश्रेष्ठ का एपिसोड हमारे ऐप पे रिलीज होगा। और इनके एक दिन बाद सारा कुछ हम YouTube पर डालने वाले हैं। इसके साथ ही गुजरात के चुनाव के आसपास हमारी जो सीरीज है जमघट, वो भी चल रही है, तो आप उसका भी लाभ ले सकते हैं, उसका भी लुत्फ उठा सकते हैं। वो ऐप पर कुछ एपिसोड आ चुके हैं, जिग्नेश मेवानी के और शंकर सिंह वाघेला के, कुछ एक और आने हैं, उनका भी आप रसास्वादन करें, उनसे भी चीजें मिलेंगी। और बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके कि आप इतना ध्यान रख रहे हैं कि अड्डे वाले वीडियो कब रिलीज होने हैं। आखिरी सवाल है गौरव घोष का कि सर प्लीज मगध यूनिवर्सिटी पर एक वीडियो बनाइए, आपसे कुछ आस है, नहीं तो सो कॉल्ड नेशनल मीडिया को सही दिखता कहाँ है, सिर्फ नेता लोगों के पीछे पड़े रहते हैं। गौरव घोष, गौरव, ये सवाल आपका ही और बहुत सारे लोगों का है कि हमें मगध यूनिवर्सिटी पे वीडियो बनाना चाहिए। खान साहब जब हमारे न्यूज रूम में आए थे तो उन्होंने भी काफी चैलेंजिंग तरीके से मगध यूनिवर्सिटी पे बातचीत की थी कि इस पे आपको जरूर बात करनी चाहिए, हम सभी को करना चाहिए। एकदम हम भी करेंगे, और वीडियो नहीं बनाएंगे, हम मगध यूनिवर्सिटी विजिट करेंगे, ये मेरा वादा है कम से कम, कि हम मगध यूनिवर्सिटी आएंगे, हम वहां पर मिलेंगे, हम हर एक जवाबदेह व्यक्ति से बात करेंगे, सवाल पूछेंगे आपके हिस्से के, और आपके सामने जवाब लेकर आएंगे। तो ये था इस हफ्ते का नेता नगरी। कैसा लगा आपको? क्या सोचा, क्या सुना, क्या शिकायत है मुझसे, सौरभ से, हमारे गेस्ट से, हमारी फाइंडिंग से, हमारे बोलने, हमारे समझने, हमारे सोचने से? सब बताइए। क्या सुधार चाहते हैं, क्या सवाल चाहते हैं, सब लिख भेजिए। ये हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं शिवेंद्र जी और गौरव जी, ये लोग बोलते हैं हमसे आके, हम लोगों से, कि लोग सवाल नहीं पूछते हैं, तो इनको थोड़ा सा चैलेंज दीजिए, सवाल पूछिए। वो सवाल हम लेकर आएंगे नेता नगरी में आप सभी के लिए। अपना ख्याल में रखिएगा। नेता नगरी पे मिलेंगे अगले हफ्ते। बहुत बहुत शुक्रिया।